हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट लेक्चर मेटलर्जी का। लास्ट क्लास में ना जो डिस्कशन हुआ था अपना वो स्मेल्टिंग प्रोसेस तक हो गया था। मतलब हमने क्या किया था कि प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दिया था और फ्लक्स ऐड कर दिया टू ऑब्टेन रिड्यूस्ड मेटल, रिड्यूस फॉर्म ऑफ मेटल। ठीक है, तो कौन से रिड्यूसिंग एजेंट में यूज़ कर सकता हूँ बराबर रिडक्शन प्रोसेस के लिए, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। सी ऐसे तो अपने पास कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट है बट काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है बराबर। जैसे टेम्परेचर, कॉस्ट, ये कई सारे फैक्टर हैं कि और वो जो मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहा हूँ वो कितना ईजिली अवेलेबल है, क्योंकि अगर वो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा बराबर। मान लो वो ईजिली अवेलेबल तो है बट वहाँ पे टेम्परेचर जो लग रहा है रिडक्शन करने के लिए, वो उस रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्शन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर, तो उतना हाई टेम्परेचर क्रिएट करने में भी आपका कॉस्ट जाएगा बराबर। तो सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडस्ट्रीज़ में इकोनॉमिकली बराबर, कि आप कैसे टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करो कि जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है, इकोनॉमिकली हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी, जिसका नाम है रिडक्शन। रिडक्शन के पॉइंट्स का डिस्कशन देखते हैं कि रिडक्शन में क्या करना है। रिडक्शन में बेसिकली मुझे करना ये कि जो मेरे पास मेटल ऑक्साइड है जिसमें मेटल आयन है, वो मेटल आयन को मुझे कन्वर्ट करना है मेटल की फॉर्म में बराबर। अब मेटल आयन से मेटल का जो फॉर्मेशन है उसमें मैं ऐसा बोलूँगा कि M+N जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मेटल की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग ऑक्सीजन। आप दोनों वर्ड यूज़ कर, दोनों स्टेटमेंट यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों रिडक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम रिडक्शन प्रोसेसेस। नंबर 1, बाय यूजिंग कार्बन बराबर, बाय यूजिंग कार्बन, कोक। कार्बन मतलब ये कोक वाला फॉर्म है बराबर, जो प्योर कोक फॉर्म होता है। एंथ्रासाइट जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है कोक के लिए, काफ़ी अच्छा फॉर्म होता है एंथ्रासाइट। तो हियर कार्बन, इन दीज रिएक्शंस कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लो ZnO है, ZnO के साथ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है टू फॉर्म जिंक अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। lead oxide reacts with carbon to give lead along with carbon monoxide gas. Cassiterite SnO2 reacts with carbon to give Sn along with carbon monoxide gas. FeO can react with carbon to give Fe along with carbon monoxide gas. In all these reactions carbon is used as a reducing agent. इन सारे reactions में ना कार्बन एक reducing agent की तरह काम कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, सामने वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कौन सी फॉर्म में रिड्यूस कर रहा है? मेटल एटम की फॉर्म में रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। बट देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ कार्बन। ऐसा नहीं कि कार्बन के लिए सारी बातें यहाँ पे अच्छी है, देर आर सम ड्रॉबैक्स रिलेटेड विथ कार्बन, स्पेशली रिएक्टिव मेटल के साथ। मान लो अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस करेगा, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेगा, बट दैट कार्बन फर्दर रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम टू गिव Al4C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड बराबर। ये वही कार्बाइड है जिनके हाइड्रोलिसिस से आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड व्हेन इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस ना, इट प्रोड्यूसेस मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम में अगर मैं यूज़ करूँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनिशियली कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ कैल्शियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो बना लेगा, बट बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है कार्बन का, दैट फर्दर रिएक्ट विथ कैल्शियम टू गिव कैल्शियम कार्बाइड बराबर। इन सम केसेस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैं जैसे बात करूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू गिव Mg+CO बराबर। तो दिस आर द ड्रॉबैक्स। ये काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं कार्बन के कुछ केसेस में, और ये ज़्यादातर केसेस जो है वो रिएक्टिव मेटल के साथ हैं बराबर, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ ये सारे ड्रॉबैक्स हैं बराबर। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड सेकेंड जो है
वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे Fe3O4 Fe2O3 हेमाटाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं हेमाटाइट, दैट Fe2O3 हेमाटाइट व्हेन इट रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इट प्रोड्यूसेस Fe3O4 along with CO2 gas. This Fe3O4 further react with carbon monoxide to give you FeO along with carbon dioxide gas. This FeO further react with carbon monoxide to give you Fe along with carbon dioxide gas. बराबर। तो ये 3 स्टेप में पूरा रिएक्शन हो रहा है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Carbon monoxide, it is also used for lead oxide. PbO plus CO can give you Pb plus CO2. It can be used for zinc oxide. It can be used for tin oxide. ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ कर सकते, बराबर, वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बट अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कार्बन यूज़ करें या कार्बन मोनोऑक्साइड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कॉस्ट। कौन कितना टेम्परेचर ले रहा है। अगर उसी मेटल ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर पे रिड्यूस कर रहा है तो मैं बोलूँगा वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू कार्बन। आया समझ में बात? ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, योर मेटल्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कई सारे ऐसे मेटल्स भी है जो काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, बराबर। तो थर्ड वन इज बाय यूजिंग मेटल। बाय यूजिंग मेटल, और मेटल का तो काफ़ी पुराना नाम है मेटल राव। मेटल का तो काफ़ी पुराना नाम है मेटल राव, मीनिंग मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो सबसे पॉपुलर जो है वो है एल्यूमिनियम मेटल। बाय यूजिंग एल्यूमिनियम, बराबर, एल्यूमिनियम इट रिड्यूसेस Cr2O3, Mn3O4, B2O3, बराबर, इन सब में यूज़ किया जाता है। जैसे Cr2O3 reacts with aluminium, it gets converted into Al2O3 along with chromium. Mn3O4, when it reacts with Mn3O4, it produces Al2O3 along with Mn. When it reacts with B2O3, boron oxide plus aluminium, it produces Al2O3 plus boron. तो in all these processes aluminium act as a reducing agent। सारे प्रोसेस में एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और उस पर्टिकुलर ऑक्साइड को मेटल की फॉर्म में मेटल ऑक्साइड को मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, बराबर। एंड दीज प्रोसेसेस आर पॉपुलर बाय द नेम ऑफ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के भी नाम से ये पॉपुलर है, बराबर। पूरा नाम अगर बोले तो पूरा नाम है गोल्डस्मिड एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, बराबर। तो एल्यूमिनियम भी मेरे पास एक ऑप्शन आ गया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट यूज़ क्या करना है, कौन सा चूज़ करें, बराबर, इतनी सारी वैरायटी है। तो आपको हमेशा याद रखना है वेल सेलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा होना चाहिए जो कम से कम पैसे में आपको मेटल बना के दे दे, ठीक है। क्योंकि अगर मेटल कम बनेगा तो उसका बाहर कॉस्ट भी कम रहेगा। अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा पैसा जा रहा है तो उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी आर्टिकल, जो भी आइटम हम बनाएंगे उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा होगी। क्लियर हो रहा है, बराबर। तो ये सारे रिएक्शंस में एल्यूमिनियम इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऐसा नहीं कि Fe2O3 है, बराबर, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम में यूज़ कर सकता हूँ टू गिव Al2O3 अलॉन्ग विथ Fe, बराबर। बट ऐसे जो प्रोसेसेस होते हैं ना वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते, बराबर। अब एल्यूमिनियम ज़्यादा महंगा होगा अगर Fe से, तब तो फिर क्या हुआ, आपने Fe को ऑब्टेन करने के लिए एल्यूमिनियम को डिसॉल्व करा लिया, एल्यूमिनियम को ख़त्म कर दिया, उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये वैसा सिचुएशन हो गया कि मैं सिल्वर एक्सट्रैक्ट करने के लिए गोल्ड सामने से दे रहा हूँ कि आप मुझसे गोल्ड ले लो और मैं सिल्वर, और मुझे सामने से सिल्वर दे दो। तो ऐसे प्रोसेसेस थोड़ी ना पॉसिबल होते हैं यार, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे प्रोसेसेस नहीं करने होते हमें। और ये जो थर्माइट मिक्सचर है ना, ये थर्माइट एल्यूमिनियम वाला, इट इज़ ऑल्सो, इसका जो एक काफ़ी बड़ा यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पस, बराबर, वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग पर्पस यानी क्या कि ये दो Fe रॉड्स को आपस में वेल्ड करने के भी काम आता है।
देखो ये एक एफी रॉड हो गया, ये एक दूसरा एफी रॉड हो गया, बराबर। अगर इन दोनों का वेल्डिंग करना है तो हम क्या करते हैं हम लोग, ये एक मिक्सचर है बराबर, जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ Fe2O3 अलॉन्ग विथ एल्यूमिनियम, बराबर। पाउडर फॉर्म है, पाउडर फॉर्म में रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होता, जब तक मेल्ट नहीं होंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। मैंने वही बोला था ना कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा पहले। तो हमने स्मेल्टिंग में वही चीज़ किया था कि उसको मेल्ट कर लिया और अंदर की इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव करके स्लैग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अंदर रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या होगा, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम विल प्रोड्यूस Al2O3 प्लस Fe। बट ये रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए मुझे Fe2O3 और एल्यूमिनियम को मेल्ट करने की ज़रूरत है। अब मेल्ट कैसे, हीट करके नहीं करूँगा, मेल्ट करने के लिए हियर आई विल ऐड सम मिक्सचर, दैट मिक्सचर इज बेरियम पेरोक्साइड अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम। This reaction of barium peroxide along with magnesium, it produces lot of heat, बराबर। This reaction is highly exothermic in nature। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनको क्या करेगा, मेल्ट कर देगा। और जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा ना, ये मेल्ट हो गया मान लो, जैसे ही Fe2O3 एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर है वो मेल्ट होगा, पाउडर फॉर्म ऑफ मिक्सचर मेल्ट होगा, उनका रिएक्शन स्टार्ट होगा एंड इट प्रोड्यूसेस Fe। वो Fe मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगा, बराबर, और वही Fe यूज़ होगा फॉर द वेल्डिंग पर्पस, वही Fe मैं यूज़ करूँगा फॉर द वेल्डिंग पर्पस, बराबर ना। सेकेंड जो एक पॉपुलर मेटल यूज़ करते हैं हम लोग वो है मैग्नीशियम। बाय यूजिंग मैग्नीशियम, सपोज मेरे पास है टाइटेनियम क्लोराइड, दिस टाइटेनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम to give you MgCl2 along with titanium, बराबर, to give you MgCl2 along with titanium। मैग्नीशियम में यूज़ कर सकता हूँ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के केसेस में भी टू ऑब्टेन सिलिकॉन, बराबर, ये देगा आपको MgCl2 along with सिलिकॉन। टाइटेनियम का जो प्रोसेस है इट इज़ पॉपुलर बाय द नेम ऑफ क्रॉल्स प्रोसेस, इट इज़ पॉपुलर बाय द नेम ऑफ क्रॉल्स प्रोसेस। मतलब आपके पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स के भी ऑप्शंस हैं, बराबर। आपको जो इजीली अवेलेबल हो, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो कम टेम्परेचर यूज़ करे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सेलेक्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर। मतलब चारों स्टेप में, चारों प्रोसेसेस में अगर कहीं पे अपना दिमाग यूज़ करना है, बराबर, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, तो वो है सेलेक्शन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और जो प्रोसेस है वो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने काफ़ी बार सुना है और पढ़ा है, जहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल्स, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर रहे हैं कम रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम देयर एक्वेस सॉल्यूशन, फ्रॉम देयर एक्वेस सॉल्यूशन, बराबर। जैसे आपने ऐसा सुना है कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर मैं इसमें जिंक रॉड डाल दूं तो ये जिंक रॉड क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस करता जाएगा, बराबर। और ये स्लोली 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 दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन चेंजेस टू कलरलेस। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। मतलब आपने कॉपर को ख़त्म कर दिया और वहाँ से कॉपर रिमूव कर लिया। तो सपोज अगर मैं कॉपर सल्फेट यूज़ कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ Fe, दिस इज एक्वेस फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट Fe के साथ, तो यहाँ पे Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो FeSO4 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कॉपर मिल जाएगा, बराबर। तो इन सम केसेस सॉल्यूशन वगैरह की फॉर्म में, एक्वेस सॉल्यूशन, जब सामने वाला और एक्वेस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो तब हम ऐसे मेटल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर हो रहा है आपको ये बात, ठीक है ना। फोर्थ वन, इट इज ऑल्सो डन बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस, बट ये प्रोसेस ना सारी जगह पे परफॉर्म नहीं किया जाता, बराबर। ये सब के लिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हाइड्रोजन गैस की वजह से ना अगर उस गैस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने के चांसेस है, तो ये जनरली हम अवॉइड करते हैं, बराबर। बट प्रोसेस कैसे होगा कि अगर मेरे पास मेटल ऑक्साइड है तो दैट मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस टू गिव यू मेटल अलॉन्ग विथ वाटर, बराबर। ये उसका प्रोसेस होगा कि आपके पास जो भी मेटल ऑक्साइड है दैट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस
to give you metal along with water. Suppose है मेरे पास cupric oxide, that cupric oxide react with hydrogen gas to give you copper along with water. बट मैंने आपको पहले ही बोला कि ये मेथड उतना सुटेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा अच्छे मेथड प्रेजेंट हैं. रीज़न क्या है, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, बराबर. सो दिस इज़ नॉट अ कन्वीनियंट मैथड, यू कैन से, नॉट अ पॉपुलर मैथड यूज्ड फॉर रिडक्शन पर्पज. और ऐसा ही नहीं कि ये ऑक्साइड के लिए यूज़ किया सकता है, इट कैन बी यूज फॉर क्लोराइड्स ऑल्सो बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट है बाय थर्मल डीकम्पोजिशन. बाय थर्मल डीकम्पोजिशन there are some metal oxides in which reducing agent is not required. उनका रिडक्शन ना हीटिंग से ही किया जा सकता है, बराबर. तो मतलब यहाँ पे ओनली हीट इज रिक्वायर्ड, बराबर. इट इज डन, रिडक्शन इज डन ओनली बाय हीटिंग. रिडक्शन इज डन ओनली बाय हीटिंग. सिर्फ हीट करके ही आप क्या कर सकते हो, उसे रिड्यूस कर सकते हो. Like mercuric oxide, when mercuric oxide is heated at high temperature, it will give mercury along with oxygen gas. Like silver oxide, when silver oxide is heated at high temperature, it gives silver along with oxygen gas. बराबर. Mercuric oxide give you mercury plus oxygen gas. Silver oxide will give silver along with oxygen gas. तो ऐसा नहीं कि ये सारे ऑक्साइड के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है. बट यहाँ का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉर मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड सिल्वर ऑक्साइड दैट रिडक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर. बट अगर मैं ZnO का बात करूँ, जिंक ऑक्साइड को हीट करके Zn प्लस ऑक्सीजन के बारे में बात करूँ, तो दिस रिएक्शन इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर. इतना हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करना फिजिबल नहीं है, कॉस्ट वाइज फिजिबल नहीं है. ऐसा नहीं कि रिएक्शन फिजिबल नहीं है, बराबर. इट नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर. तो अगर 400, 500, 600 केल्विन का बात है तो इट्स ओके, प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा लग रहा है स्टूडेंट्स, बराबर, टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा लग रहा है ना, तो ऐसे केसेस में हम लोग कभी भी उसको डायरेक्टली मतलब उस ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट नहीं करते. तो थर्मल डीकम्पोजिशन इज हीटेड व्हेन डीकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ ओर इज लो, बराबर. तो आप यहाँ पे एक नोट डाल के रखेंगे कि थर्मल डीकम्पोजिशन is possible only for those oxide which have low thermal decomposition temperature. बराबर. ऐसे ऑक्साइड के लिए पॉसिबल है जिनका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या हो, लो. अगर उसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आप मान लो Al2O3 ले लूँ मैं, Al2O3 इफ़ यू हीट ना, इट विल गिव यू एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन. प्रॉब्लम नहीं है कि एक मेटल नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है, बराबर. ऐसे टेम्परेचर पे काम करना, मतलब ऐसे टेम्परेचर से एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बराबर. तो थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल, बट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू वो मेथड सही नहीं है क्योंकि ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं ना, इनमें मैंने आपको पहले ही बोला कि कॉस्ट बहुत मैटर करता है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 6, अगला जो प्रोसेस है दैट इज पार्शियल रोस्टिंग. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रिडक्शन. अगेन इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. मतलब आपको एक्सटर्नली रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने का जरूरत नहीं है. जैसे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोसेस बताए थे ना कि मेटल यूज़ कर लो, आप हाइड्रोजन गैस यूज़ करो, कार्बन यूज़ करो, एक्सटर्नली कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करो, बराबर. और यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं था एक्सटर्नली रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ क्या होता था, इज़ डन ओनली बाय हीटिंग. बट ये इसकी लिमिटेशन है कि ये सबके लिए नहीं होगा. वैसे ही एक प्रोसेस है पार्शियल रोस्टिंग, वी से सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन. अगेन योर रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्सटर्नली आपको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐड नहीं करना है. ठीक है. तो इसका रिडक्शन कैसे होता है, पहला पॉइंट तो मैं ये बोल दूं कि इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक ओर्स.
ये कुछ स्पेसिफिक ओर्स के लिए ही होता है, जिसमें जैसे मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मान लो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, दैट मर्क्यूरिक सल्फाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रोस्टिंग। सी रोस्टिंग वर्ड है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये सल्फाइड ओर के बारे में बात करेगा। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड गिव यू मर्क्यूरिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड, बट सर्टन अमाउंट ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड विल रिमेन एज इट इज। पूरा का पूरा रोस्टिंग नहीं होगा, कंप्लीट रोस्टिंग नहीं होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड का कुछ अमाउंट रोस्ट होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो दैट मर्क्यूरिक सल्फाइड फर्दर रिएक्ट्स विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड है जिसका रोस्टिंग नहीं हुआ, वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव मर्क्यूरी अलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बराबर। तो ये प्रोसेस हो गया ऑटो रिडक्शन, जिसमें वो अपने आप को रोस्ट करने के साथ साथ में, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के साथ साथ में मर्क्यूरी भी जनरेट कर ले रहा है। PbS lead sulfate, lead sulfide, when it react with oxygen gas it produces lead oxide। बराबर। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ lead sulfide, वर्ड मार्क करना, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ lead sulfide जो रोस्ट नहीं हो पाया, now it reacts with lead oxide to give you lead along with sulfur dioxide gas। बराबर। और अगर आपको याद हो कि PbSO4 जो था, अब अगर कभी PbSO4 मान लो बन भी गया तो एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मैंने आपको बोला था ना कि ड्यूरिंग रोस्टिंग सम टाइम लेड सल्फाइड गेट ऑक्सीडाइज टू लेड सल्फेट ऑल्सो, बट कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। ये लेड सल्फेट मुझे अब रिडक्शन में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा कि एट हाई टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जब मैं बहुत ज़्यादा उसे मेल्ट कर रहा हूँ तो लेड सल्फाइड ब्रेक डाउन हो जाएगा टू गिव लेड ऑक्साइड अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यही लेड ऑक्साइड यूज हो जाएगा लेड सल्फाइड के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेड। क्लियर हो रहा है ये बात? CuFeS2 CuFeS2 इनिशियली CuFeS2 को ना ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ Cu2S प्लस FeS। अब मैं Cu2S के बारे में देख रहा हूँ। Cu2S अंडरगोज रोस्टिंग, बट विच टाइप ऑफ रोस्टिंग? पार्शियल रोस्टिंग। तो इट विल प्रोड्यूस Cu2O प्लस SO2। बराबर। मुझे फोकस करना है Cu2O पे। बराबर। ये Cu2O रिएक्ट हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ Cu2S टू ऑब्टेन कॉपर अलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हो रहा है कुछ बात? बराबर। मतलब वो अपने आप को रोस्ट जब करेगा तो रोस्टिंग कंप्लीट नहीं करेगा, प्रोसेस होगा पार्शियल रोस्टिंग का, एंड आफ्टर पार्शियल रोस्टिंग जो रिमेनिंग पार्ट है दैट रिएक्ट विद द ऑक्साइड टू गिव मेटल। और यहाँ से जो आपको मेटल मिलेगा वो मेटल डेफिनेटली आपका कौन सा फॉर्म होगा? रिड्यूस्ड फॉर्म, एटम की फॉर्म में मिलेगा वो। यहाँ से जो भी SO2 गैसेस हैं स्टूडेंट, वो SO2 गैस रिलीज हो जाता है एंड कैन यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट प्रोसेस यूज्ड फॉर रिडक्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेते हैं फॉर रिडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं फॉर रिडक्शन प्रोसेस, और उसमें दो टाइप में यूज करते हैं। एक by forming their metal, by forming their molten solution, molten form, and second by using their aqueous solution. Next method, method number 7 for reduction process, electrolytic reduction. Electrolytic reduction, where reduction is done by using electrolysis। बराबर। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिडक्शन टेक्स प्लेस। नाउ इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप स्टूडेंट्स, ये दो टाइप में है। बराबर। वन बाय यूजिंग मॉल्टन फॉर्म, और यू कैन से बाय यूजिंग मॉल्टन स्टेट, एंड सेकेंड बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल। सी दोज मेटल, ये जो मॉल्टन फॉर्म है ना, इट इज यूज फॉर दोज metals which are reactive। ये उन metals के लिए जो ज़्यादा reactive metals हैं। बराबर। and aqueous solution is for those metals which are less reactive, say for example for sodium,
फॉर सोडियम विल यूज मॉल्टन फॉर्म, उसका मॉल्टन फॉर्म यूज करेंगे ओर का, वेर एज फॉर कॉपर विल यूज इट्स एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो here I am starting with the first one. Number one, by using molten form, बराबर, molten state में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, now suppose molten NaCl is there, molten form of NaCl, electrolytic tank which consists of electrolyte NaCl, ये electrolytic tank है जिसके अंदर आपका NaCl प्रेजेंट है, बराबर, और ये एनोड कैथोड, बराबर, कनेक्टेड विथ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, सब कुछ एज इट इज। NaCl में Na+ आयंस हैं और Cl- आयंस है, बराबर। नाउ दिस Na+ आयंस कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, बराबर, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और कैटायन क्या है, अपोजिट्स अट्रैक्ट, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैटायन इटसेल्फ इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कैटायन क्या होगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा एंड गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम, whereas at anode anion move towards anode, Cl- produces Cl by loss of electron, 2Cl- give 2Cl by loss of 2 electron, and these two chlorine atom gets combined to give you chlorine gas, बराबर। यहाँ पे जो सोडियम ऑप्टेन हो रहा है वो सॉलिड फॉर्म में ऑप्टेन हो रहा है, क्लोरीन जो ऑप्टेन हो रहा है गैस फॉर्म में ऑप्टेन हो रहा है, बराबर। तो ये प्रोसेस से मैं क्या कर सकता हूँ, सोडियम को मैं बाहर ले रहा हूँ, बराबर, रिड्यूस कर रहा हूँ। And for more reactive metal like you say aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate is used. Now in this aqueous solution of copper sulfate at cathode, Cu+ 2 ion move towards cathode by gain of 2 electron gets converted into copper, बराबर, कैथोड पे ये आयन मूव करेंगे और मुझे कॉपर मिलेगा। सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होगा एनोड पे, सल्फेट आयन की जगह जो वाटर फॉर्म होगा ना वो वाटर ही वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बराबर। तो ये मेथड है जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बोलो कि अगर मैं NaCl में सपोज मैं अगर यूज़ करूँ एक्वेस NaCl, बराबर, तो एक्वेस NaCl का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वेस NaCl, aqueous NaCl give hydrogen at cathode, बराबर, ये आपको हाइड्रोजन गैस देगा एट कैथोड, स्टूडेंट्स, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड, बराबर। तो मुझे ये नहीं चाहिए, बराबर। और फाइनली जो सॉल्यूशन होगा ना वो सॉल्यूशन आपका बन जाएगा NaOH, बराबर, बेसिक इन नेचर, बेसिक सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। अगर मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ एक्वेस फॉर्म ऑफ NaCl, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके केसेस में आपको मॉल्टन स्टेट यूज़ करना है, ओर का मॉल्टन स्टेट यूज़ करना है, ओर का एक्वेस फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? हाँ, लाइक कॉपर वगैरह, कॉपर सल्फेट हो गया, निकल सल्फेट हो गया, तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है इनके केस में यू कैन गो फॉर एक्वेस सॉल्यूशन। बट मॉल्टन स्टेट में लाइक एक्वेस NaCl की बात अगर मैं करूं, MgCl2 में बोलूं, बराबर, AlCl3, तो इनका एक्वेस सॉल्यूशन नहीं बनाना है, इनको डायरेक्टली यूज़ करना है आपको, बराबर, उनका मॉल्टन स्टेट की फॉर्म में यूज़ करना है। क्योंकि एक्वेस NaCl में क्या होगा कि व्हेन यू कंपेयर NaCl विथ वाटर ना, बराबर, दैट वाटर गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड, वाटर कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा Na+ के कंपैरिजन में, बराबर, एंड दैट वाटर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, वाटर विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, Na+ रिड्यूस नहीं हो पाएगा, वहाँ पे वाटर रिड्यूस होगा, बराबर, क्योंकि SRP, व्हेन यू कंपेयर SRP ऑफ Na+ विथ SRP ऑफ वाटर, वाटर की SRP ज़्यादा है एज कंपेयर टू SRP ऑफ Na+, वेयर SRP इट मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? तो these are the certain methods used for the reduction purpose। तो अगर आपको याद हो कि डिफरेंट स्टेप्स में जो हमने बात किया था, सबसे पहला स्टेप था क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, ऑल्सो कॉल्ड एज पल्वराइजेशन। सेकेंड स्टेप था कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन। फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन में एक मेथड होता है हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मतलब आपको अगर कोई इम्प्योरिटी नेकेड आई से दिख रहा है तो आप उसे हटा दो, यही है हैंड पिकिंग मेथड, कुछ खास नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ग्रेविटी सेपरेशन मेथड,
magnetic separation method, froth flotation method, and chemical process में we have leaching, बराबर. And then we have started with oxidation, roasting and calcination. और उसके बाद हमने पढ़ा अभी रिडक्शन के बारे में. रिडक्शन में काफ़ी सारे वेरिएशन है. इट इज़ डन बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम and metal displacement. It is also done by using hydrogen. There is thermal decomposition. Apart from that, there is auto reduction also. Auto reduction के बाद we have electrolytic reduction also. So there are many processes. There are many possibilities for reduction. बराबर. तो मुझे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना होता है कि मैं कौन सा प्रोसेस यूज़ करूँ, ऐसा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करूँ जिससे कॉस्ट बच जाए, बराबर. कॉस्ट इफेक्टिव रहे, जो कम से कम एक्सपेंसेस में मेटल मुझे ऑब्टेन हो जाए. ठीक है. तो यहाँ से जो मेटल मिलता है वो क्रूड फॉर्म होता है मेटल का, जो अराउंड 70 to 80%, 75 to 85% प्योर होता है. एंड आफ्टर दिस ये जो भी मुझे ऑब्टेन हुआ है मेटल विल अंडरगो रिफाइनिंग प्रोसेस, बराबर. सबसे लास्ट फाइनल प्रोसेस में जाएगा रिफाइनिंग के लिए टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, जो 98 to 99.999% तक प्योर मिल सकता है. 100% वर्ड यूज नहीं करते हम लोग ना. नेक्स्ट स्टेप इज रिफाइनिंग. सो व्हाट यू मीन बाय रिफाइनिंग? द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल्स. एज आई टोल्ड यू कि जो मेटल आपको मिलेगा आफ्टर रिडक्शन विल बी कॉल्ड एज क्रूड मेटल, एंड द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग. क्रूड मेटल का जो प्योरीफाइंग का प्रोसेस होगा उसे हम लोग रिफाइनिंग के नाम से बताते हैं. सम कॉमन मेथड्स यूज फॉर रिफाइनिंग आर लिक्वेशन प्रोसेस, पोलिंग प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, वैन आर्कल मेथड, वेपर फेज रिफाइनिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट chromatography is there, parting process is there, perking process is there. So there are so many processes for refining. ठीक है. So let's start. Number 1, liquefaction process. As the name suggests, liquefaction मतलब liquid में liquid form करना है, ऐसा कुछ होगा. तो where metal is melted, जहाँ पे metal को मैं क्या कर रहा हूँ, melt कर रहा हूँ. In this process, liquefaction process, metal is melted. So this method is used for purification of such metal as contain impurities which are less visible than metals themselves. मतलब ये बेसिकली उन प्रोसेस मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसके अंदर मेटल से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इम्प्योरिटीज़ का. से मेटल इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 800 डिग्री सेल्सियस, whereas impurity का melting point is 2000 degree Celsius. So there is a large difference, बराबर. There is a large difference between impurity of between melting point of impurity and melting point of metal, बराबर. तो 800 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. ऐसे केसेस में लिक्वेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल. क्लियर. तो लिक्वेशन कब यूज़ करना है? व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट. द क्रूड मेटल आर लोअर देन दोज ऑफ द इम्प्योरिटीज. द क्रूड मेटल देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ द इम्प्योरिटीज. द क्रूड मेटल इज हीटेड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द स्लोपिंग अर्थ. सी दिस, यहाँ पे ये वो स्लोपिंग अर्थ जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में दैट मेटल इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर. तो जब यहाँ पे मेटल हीट होगा ना, यहाँ से हीट जा रहा है, बराबर. ये मेटल है जो हीट हो रहा है, तो मेटल मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वो बाहर आ जाएगा, बराबर. बट इम्प्योरिटी मेल्ट नहीं होने वाला है, और इम्प्योरिटी मेल्ट नहीं होगा तो इम्प्योरिटी यहाँ पे ही रह जाएगा अपने पास. क्लियर हो रहा है. यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसके थ्रू इम्प्योरिटी रुक जाएगा और मेटल जो मेल्ट हुआ है वो बाहर आ जाएगा. क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड liquefaction. So when crude or impure metal is heated in the absence of air slightly above the melting point of the metal, the pure metal flows down into the receiver leaving the invisible मतलब जो melt नहीं हुआ है on the earth. Example metals like bismuth, tin, lead, mercury are separated from their crude formed by liquefaction process. Where इन सब का melting point अगर आप देखेंगे तो वही 400, 500, 600, 700 के रेंज का है, और इनके जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा है. नो डाउट मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है,
क्योंकि मर्क्यूरी ऐसा मेटल है विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. वी कैन रिमेंबर देयर एग्जाम्पल जानू, सुन, पब में, बियर, होगी, लिक्विड. Liquid, it means, it indicates कि these are the examples of liquefaction process. Liquid, it means, it indicates these are the examples of liquefaction process. Zn, Sun, Sn, Pub, Pb, बराबर बिस्मथ, होगी यानी मर्क्यूरी. तो Zn, Sn, Pb, बिस्मथ, मर्क्यूरी, these are the examples of liquefaction process. तो कैसे याद करना है? जानू, सुन, पब में, बियर, होगी, लिक्विड, एंड दैट लिक्विड स्टैंड्स फॉर लिक्वेशन प्रोसेस. क्लियर हुआ ये बात? ठीक है ना. इन अ सिमिलर वे लाइक लिक्वेशन, आप एक और प्रोसेस याद रखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस. अपार्ट फ्रॉम लिक्वेशन देयर इज वन मोर प्रोसेस, इसके जैसे ही सिमिलर प्रोसेस है जिसे डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं. दोनों के बीच में सिर्फ ये डिफरेंस है ना कि इन केस ऑफ लिक्वेशन प्रोसेस मेटल इज मेल्टेड, बराबर, और यहाँ पे मेटल को मैं कन्वर्ट करता हूँ वेपर फॉर्म में, बराबर. ये कब यूज करते हैं? कंडीशन क्या है इसका? व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड द impurity, whereas in case of distillation there is a large difference in metal, large difference in boiling point. There is large difference of boiling point between metal and impurity. So whenever there is a large difference in boiling point between metal and impurity ना, तो in such cases distillation process can be used. आप ऐसा बोल सकते हैं कि liquefaction distillation दोनों एक दूसरे के भाई है. Liquefaction is used when there is a large difference in melting point and distillation is used when there is a large difference in boiling point. क्लियर हुआ आपको ये बात? ठीक है. ऑलमोस्ट देयर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो सेम, उनके जो एग्जाम्पल्स है ना वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर लिक्वेशन एंड डिस्टिलेशन, अगला जो प्रोसेस है इज पोलिंग. नाउ पोलिंग इज अ प्रोसेस वेयर फ्रेश कट वुड पोल्स आर यूज्ड, बराबर, जहाँ पे हम एकदम फ्रेश कट वुड पोल्स यूज करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन, बराबर. और ये काफ़ी स्पेसिफिक मेथड है. जैसे आपको याद हो टिन को ऑब्टेन किया था फ्रॉम कैसेटराइट, बराबर, टिन स्टोन, कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम दैट पार्शियल रोस्टिंग प्रोसेस, बराबर, जहाँ पे Cu2O का फॉर्मेशन हो रहा था. तो सम टाइम दैट टिन कंटेन टिन ऑक्साइड इम्प्योरिटी, कॉपर कंटेन कॉपर ऑक्साइड इम्प्योरिटी. तो टू रिमूव सच काइंड ऑफ ऑक्साइड इम्प्योरिटी ना फ्रॉम देयर मेटल्स, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं पॉलिंग प्रोसेस. पॉलिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी आपके पास क्रूड मेटल है वो, और उसके साथ में हम ऐड कर देते हैं हम लोग वहाँ पे दैट फ्रेश कट वुड पोल्स, बराबर. ये पोल्स वुड के पोल्स यूज़ करते हैं ना, इसलिए प्रोसेस का नाम पोलिंग प्रोसेस दिया हुआ है, बराबर. तो यहाँ पे होगा क्या कि जो फ्रेश कट वुड पोल्स है ना, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोकार्बन दैट इज मीथेन. और ये जो मीथेन है वो टिन ऑक्साइड या फिर आपका जो Cu2 है क्यूप्रस ऑक्साइड, उसको इजीली क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा टिन, मतलब टिन या फिर कॉपर की फॉर्म में, प्योर मेटल की फॉर्म में. तो हियर दिस मीथेन इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड. मीथेन जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और सामने जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट्स चेक इट आउट. This method is generally employed in the purification of copper or tin, which contain oxide impurities. The impure metal is melted and stirred with green logs of wood, green poles of wood. The heat of molten metal makes the green logs to liberate hydrocarbon gas. That hydrocarbon gas is your methane gas, which in turn reduce the metal oxide into metal. Example, molten impure copper contains 98% purity. It becomes 99.5% pure after polling process, बराबर. एंड द टिन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉलिंग प्रोसेस इज, जो पॉलिंग प्रोसेस से टिन मिलता है दैट इज कॉल्ड पिग टिन. वो पिग टिन के भी नाम से पॉपुलर है. ये वो आपका कंटेनर जिसमें आपने इम्प्योर मेटल रखा हुआ है विच कंटेन इम्प्योरिटीज इन ऑक्साइड फॉर्म,
और ये वो आपने ग्रीन वुड ऐड किया हुआ है जो मीथेन गैस रिलीज करेगा, एंड दैट मीथेन विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस टिन ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड इनटू देयर मेटालिक फॉर्म. नाउ आफ्टर दिस अनदर प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. आपको पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक बहुत आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक पॉपुलर प्रोसेस है जिसको हम दो पार्ट में करते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन एक्वेस सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन फ्यूज स्टेट. तो इनिशियली आई एम स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन एक्वेस सॉल्यूशन. से फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉपर सल्फेट, एक्वेस कॉपर सल्फेट कैन बी यूज फॉर कॉपर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, निकल सल्फेट. बराबर. तो आपके पास जो इम्प्योर मेटल है ना, दैट इम्प्योर कॉपर, बराबर, प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो डेफिनेटली कैथोड एनोड विल बी देयर. दैट इम्प्योर कॉपर विल एक्ट्स एज एनोड. दैट इम्प्योर कॉपर विल एक्ट एज एनोड. जो आपका इम्प्योर कॉपर है ना, उसका आप मेटल रॉड बना लो, वो एनोड होगा, वो एनोड का काम करेगा. और एक थिन रॉड प्योर कॉपर का बना लो जो कैथोड का काम करेगा. ठीक है. और ये है मेरे पास इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. बराबर. इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये आपका हो गया impure form of copper which act as anode, and this is your thin copper. बराबर. ये small copper जो प्योर कॉपर है. अब होगा क्या कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो एनोड है, कॉपर जो एटम एनोड वाले, बराबर, ये इम्प्योर और ये प्योर फॉर्म है ना, तो ये जो प्योर फॉर्म वाला कॉपर है ना और ये इम्प्योर फॉर्म वाला कॉपर क्या करेगा, एट एनोड दैट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर गेट ऑक्सीडाइज एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. और ये अपने कॉपर एटम ट्रांसफर करेगा सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन कौन सा है? एक्वेस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. आपने ऐसा सॉल्यूशन क्यों लिया, एक्वेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बराबर, ताकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक एक अच्छा कंडक्टर का काम करे. सो नाउ कॉपर एटम गेट्स ट्रांसफर्ड टू एक्वेस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ Cu+2 आयन. अब ये Cu+2 आयन अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स प्योर कॉपर, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना चालू होगा. बराबर. और ये Cu+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर. slowly that size of impure rod, slowly that size of impure copper rod goes on decreasing and the size of pure copper rod goes on increasing. बराबर. तो ऐसा प्रोसेस होगा इन एक्वेस सॉल्यूशन. बराबर. क्लियर हुआ ये बात? ठीक है. चलो चेक करते हैं. A large number of metals such as copper, silver, gold, lead, nickel, chromium, zinc are refined by this method. In this method, the impure metal is converted into a block which forms the anode, while cathode is made up of a pure strip of the same metal. जैसे यहाँ पे मैंने कॉपर की रिफाइनिंग में impure copper as a anode यूज़ किया और thin strip यूज़ किया प्योर कॉपर का. These electrodes are suspended in an electrolyte which is the solution of a soluble salt of metal, usually a double salt of the metal like copper sulfate and all. When electric current is passed, metal ions from the electrolyte are deposited at the cathode, barabar, in the form of pure metal, while an equivalent amount of metal dissolve from the anode and goes into the electrolytic solution as metal ions. मतलब वहाँ पे ऐसा बोला गया कि आपके पास एनोड पे जो मेटल है वो मेटल आयन की फॉर्म में एक्वेस में आ रहा है, बराबर, और अंदर जो कैथोड है, अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें जो कॉपर आयंस है, जो मेटल आयंस है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सामने कॉपर रॉड पे क्या, कैथोड के रॉड पे क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं. द नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द ट्रांसफर ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड. सिंपल. इम्प्योर मेटल धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्योर मेटल का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. द वोल्टेज अप्लाइड इज सच दैट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, while less electropositive metal like Fe, silver, copper settle down below the anode as anode mud or anode slag. बराबर. जो अगर ऐसे कुछ मेटल्स उसके अंदर प्रेजेंट भी हैं तो वो एज अ एनोड मड कहाँ पे सेटल हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, बराबर, इसमें.
बट उनको हम फेंकते नहीं है, उनको हम फर्दर यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज समटाइम इट कंटेन सिल्वर, समटाइम इट कंटेन गोल्ड, तो उनको फेंका नहीं जाता, भले उसको एनोड मड कचरा बोल रहे हैं लेकिन उसको सेपरेट कर लेंगे हम लोग, बराबर। ये टैंक है, ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। क्लियर हुआ ये बात, आया समझ में? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो एक प्रोसेस हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूज्ड सॉल्ट, ठीक है, दैट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूज्ड सॉल्ट। ये तो एक टाइप का हो गया जिसमें सिर्फ आप एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं, बराबर। ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मैं फ्यूज्ड स्टेट में भी यूज कर सकता हूं, बराबर, जिसका बेस्ट एग्जांपल वी हैव होप्स सेल और होप्स प्रोसेस which is used for the purification of aluminium, which is used for the purification of aluminium। aluminium का जो purification है it is done by Hope's cell और Hope's process, बराबर। जहाँ पे एक कंटेनर में we have 3 layer, बराबर। कंटेनर के अंदर ना 3 लेयर होगा। फर्स्ट लेयर इज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, पहला जो लेयर है मेरे पास वो है प्योर एल्यूमिनियम का सेल के अंदर। सेकेंड जो लेयर है दैट लेयर इज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बराबर, विच इज़ यूज फॉर कंडक्शन कंडक्टिविटी मेनली। एंड द थर्ड लेयर इज ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम, बराबर। जो तीसरा लेयर है वो इम्प्योर एल्यूमिनियम का है, बराबर। And now your pure aluminium is connected with cathode and that impure form of aluminium is connected with anode। ये आपका कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है, और जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम है ना वो आपका एनोड का काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है ना। अब यहाँ पे इम्प्योर एल्यूमिनियम क्या करेगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम Al+3 आयन पास करेगा यहाँ से, बराबर, क्योंकि वो किसका पार्ट है, एनोड का पार्ट है। एनोड का पार्ट है तो एनोड में एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट होगा, Al+3, बिकॉज एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो एल्यूमिनियम बिकम Al+3 बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। वो किसे पास करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से Al+3 कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। कैथोड के पास जाने पे प्रोसेस क्या होगा, दैट कैथोड एट कैथोड दैट कैटायन Al+3 गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम मेटल। आया समझ में? तो इम्प्योर और प्योर के बीच में आपको क्या रखना जरूरी है, वहां पे आपको दोनों को कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट रखना बहुत जरूरी है। समझा ये बात, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेस, तो ये एल्यूमिनियम के लिए हम यूज करते हैं, होप्स सेल के नाम से फेमस है ये प्रोसेस, जिसमें टोटल कितने कंटेनर है, टोटल कंटेनर में कितनी लेयर है, 3 लेयर है, बराबर। जो अपर लेयर है दैट इज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम विच एक्ट एज कैथोड। जो लो एकदम लास्ट लेयर है इज ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम विच एक्ट एज एनोड। एंड दीज 2 लेयर्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट। मेनली इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बराबर ना। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज zone refining, which is also called as fractional crystallization. This process is used only when purity of metal, जब आपको ऐसा हो कि purity of metal should be very very high, बराबर। जब purity of metal बहुत ज़्यादा हो, बराबर, you need ultra pure metals. In such cases zone refining method is used, बराबर। ऐसे मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्योर चाहिए। अगर वो उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ हो इवन 0.5%, वो अगर वो 99.5% प्योर है बट 0.5% इम्प्योरिटी है तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऐसे प्रोसेसेस के लिए, ऐसे मेटल्स के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, स्पेशली दोज एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स, बराबर। दोज एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, उनके अंदर इम्प्योरिटी अगर होगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग जोन रिफाइनिंग टेक्निक, जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करता है अल्ट्रा प्योर मेटल्स। तो लेट्स सी, नंबर 1, दिस मेथड इज एक्सट्रीमली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम। The method is based upon the principle that the impurities are more soluble in molten state than in solid state of the metal, बराबर। जिसका ऐसा बोलना है
कि जो इम्प्योरिटी है ना वो मॉल्टन स्टेट में ज़्यादा प्रेफरेबली रहना पसंद करता है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल, बराबर। एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जब क्रिस्टलाइजेशन होता है ना मेटल का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो मेटल क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे सरफेस पे आ जाता है, बराबर। तो लेट्स सी, जब आप उसे कूल करते हैं ना, मेटल को जब कूल करते हैं, कहीं पे आपने मान लो मेटल को हीट किया है, बराबर, और जब आप उसे कूल कर रहे हैं तो मेटल का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है सरफेस के ऊपर सबसे पहले होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द मेटल ऑफ एन इम्प्योर मेटल इज अलाउड टू कूल, द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट विच द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द मेल्ट। तो वो बाहर का सरफेस ना पूरा क्रिस्टलाइज कर देता है और अंदर जो सरफेस होता है, मेटल के अंदर जो सरफेस है वो अभी भी क्या है, मेल्ट फॉर्म में, और उसके अंदर वो इम्प्योरिटीज रह रही है। इन दिस मेथड व्हेन द मेटल ऑफ एन impure metal is allowed, when the impure metal is allowed to cool, the pure metal crystallizes out while the impurities remain in the melt form, is converted into a bar। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि उस जो मेटल है ना, जो इम्प्योर मेटल है, उससे एक हम रॉड के फॉर्म में, बार के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर। एंड फर्दर विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन इट इज़ हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, बराबर। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी एंड दिस इज पार्ट सी, ठीक है। ऐसे 3 जोन में मैंने डिवाइड कर लिया उस रॉड को, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी, ठीक है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, इट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। तो इनिशियली मान लो मैंने ए से हीट करना उसे स्टार्ट किया, बराबर। इसे मैं रोल कर सकता हूँ यहाँ से वहाँ पे। इनिशियली मैंने उसे ए पार्ट पे हीट करना स्टार्ट किया, तो इनिशियली ए पार्ट क्या हो गया, मेल्ट फॉर्म में आ गया, बराबर। अब वो धीरे धीरे रोल करके मैं उसे कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, बी। अब बी जोन क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है। अब ए जोन धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टार्ट, वहाँ पे ए जोन पे कूलिंग होना स्टार्ट हो रही है। कूलिंग हो रही है तो मेटल क्या होगा, क्रिस्टलाइज होगा। तो इम्प्योरिटीज़ धीरे धीरे कौन से पार्ट की तरफ भागेंगी, इम्प्योरिटी को कहाँ रहना ज़्यादा पसंद है, मॉल्टन फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर बी पार्ट मेल्ट हो रहा है तो वो इम्प्योरिटीज़ धीरे धीरे बी की तरफ आएंगी। फिर मैंने इंडक्शन मूव कर दिया सी की तरफ, बराबर। तो अब इम्प्योरिटीज़ भी धीरे धीरे किधर मूव हो गया, सी की तरफ, बराबर। मतलब जहाँ पे मेल्ट फॉर्म आ रहा है, जहाँ पे मॉल्टन फॉर्म आ रहा है, वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जा रही है, बराबर। मैं इससे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारे इम्प्योरिटीज़ को मैंने सी की तरफ जमा कर लिया। अब नॉर्मल वर्ड में समझो, सी की तरफ जमा कर लिया, फिर मैं वापस में हीट करते गया। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम पे हम परफॉर्म करते हैं। सारे इम्प्योरिटीज़ को मैंने ए की तरफ जमा कर लिया, फिर मैंने वापस सी की तरफ जमा कर लिया, बराबर। तो एक ऐसा टाइम आएगा, ये रिपीटेशन करने के बाद 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, मुझे ये रियलाइज़ होगा कि अब सारी इम्प्योरिटीज़ जोन सी पे आके इकट्ठा हो गई है। मैं उतना पार्ट कट करके बाहर निकाल दूंगा, बाकी जो भी बचा दैट इज़ प्योर मेटल, अल्ट्रा प्योर मेटल, बराबर। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस हम करते हैं ना वो जोन वाइज करते हैं, बराबर, डिवाइड करके करते हैं, इसलिए उस प्रोसेस का नाम ही दिया जोन रिफाइनिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, इसलिए उसे नाम दिया फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जहाँ पे पूरे पार्ट का क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रहा है, सर्टन पार्ट ऑफ दैट मेटल। So in this method, the impure metal is converted into a bar which is heated at one end with a moving circular heater so that this end melts and forms a molten zone, बराबर। जैसे इनिशियली ए आपका molten zone बन गया था, बराबर। फिर उससे क्या किया हमने, हीटर को मूव किया टुवर्ड्स बी, धीरे धीरे ए को क्या करना चालू किया, कूल करना चालू किया। कूल करने पे क्या होगा, मेटल जो है वो सरफेस के ऊपर क्रिस्टलाइज होना चालू होगा, अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मूव होना चालू होंगी टुवर्ड्स जोन बी। As the heater is slowly moved along the length of the rod, the pure metal crystallizes out of the melt, whereas the impurities passed into the adjacent molten zone। मतलब impurities अब A से किस तरफ आ गई, B, अब B से किस तरफ जाएंगी, C, अगर आप वापस हीटर को मूव कर रहे हैं। This process is repeated several times till the impurities are completely driven to one end of the rod, which is then cut off and discarded. The process is usually carried out in an inert atmosphere to prevent the oxidation of the metal। क्योंकि आप मेटल को हीट कर रहे हो, मेल्ट हो रहा है, और जब मेल्ट होगा तो उसके रिएक्शन हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज़ कर रहा हूँ। मेटल्स का ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे एफी रॉड रखा है तो वो रिएक्शन करना तुरंत चालू कर देगा।
उसके लिए वो मेटल मेल्ट फॉर्म में आना चाहिए रिएक्शन करने के लिए. And the most important point, semiconductor like silicon, germanium and gallium are purified by this method. The elements thus obtained are of high purity. For example, germanium prepared by this method contain at least 7 to 10 ppm of impurities. मतलब कितनी कम impurities होंगी. और ये जो metal हैं is around 99.999% pure. Check this. ये आपका metal bar बराबर, और ये वो इंडक्शन कॉइल है, हीटर जो आप मूव कर रहे हैं. क्लियर हुआ ये बात? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज वेपर फेज रिफाइनिंग. नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसे वेपर फेज बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे वेपर फॉर्मेशन होना ही होना है. बराबर. इट इज बेसिकली यूज्ड, बराबर. जैसे मैं बात करूँ अगर निकल के बारे में, इम्प्योर फॉर्म ऑफ निकल, बराबर. That impure form of nickel, it reacts with carbon monoxide gas, and this carbon monoxide gas act as a ligand for nickel metal, and it produces a tetracarbonyl complex NiCO4 times. This complex is called tetracarbonyl nickel, बराबर. और मैं क्या करता हूँ कि इसको काफ़ी ज़्यादा हीट करता हूँ और इसे वेपराइज कर लेता हूँ, बराबर. मतलब मैं इसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और एक बार जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, उसके बाद मैं उसे क्या कर रहा हूँ, कंडेंस कर रहा हूँ. कंडेंस करने के बाद अगेन इट इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर. योर टेम्परेचर रेंज इज अराउंड 330 to 350 केल्विन. योर टेम्परेचर रेंज इज अराउंड 450 to 500 केल्विन के आसपास, एक अप्रॉक्स रेंज बोल रहा हूँ मैं. तो व्हेन इट इज़ फर्दर हीटेड एट हाई टेम्परेचर ना, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा Na अलॉन्ग विथ CO, एंड दिस इज योर प्योर फॉर्म ऑफ निकल. तो आप बोलेंगे इसमें फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि इनिशियली दैट इम्प्योर निकल कंटेन लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़, एंड दीज इम्प्योरिटीज़ आर रिफ्रैक्टरी इन नेचर. वो इतनी ईजिली मेल्ट नहीं होती, बराबर. यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, निकल को वेपराइज कर ले रहे हैं, बराबर. तो वो वेपर फॉर्म में कलेक्ट हो गया, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, तो वो वेपराइज नहीं होने वाला है. अगर वो वेपराइज नहीं होगा तो यहाँ पे मुझे जो टेट्राकार्बोनिल निकल मिला, वो उसके अंदर जो निकल प्रेजेंट है वो प्योर फॉर्म है. एंड देन फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, टेट्राकार्बोनिल निकल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को डिटैच कर रहा हूँ बाय हीटिंग, डीकम्पोज कर रहा हूँ उसे. तो इसलिए मुझे जो निकल मिलेगा डेफिनेटली वो कौन सी फॉर्म होगी, प्योर फॉर्म. सो इन दिस मैथड द क्रूड मेटल इज फ्रीड फ्रॉम इम्प्योरिटीज बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू अ सुटेबल वोलाटाइल कंपाउंड by heating with a specific reagent at lower temperature, then decomposing the volatile compound at some higher temperature. As I told you, here temperature required is around 330 to 350 70 Kelvin. Here temperature required is around 450 to 500 Kelvin. The metal should form a volatile compound with a suitable reagent. Definitely वो metal आपका volatile compound बनाना चाहिए उस reagent के साथ. And apart from that, the volatile compound should be easily decomposed. ऐसा नहीं हो कि एक compound बन गया तो वो decompose नहीं हो रहा है, बराबर. This method is illustrated by the following processes. Number 1, Mond process. जो निकल के बारे में मैंने आपसे बात किया ना, वो Mond process का एग्जाम्पल है. You can remember it as Moni, बराबर. मनी नहीं, Moni. Mond process, nickel. It is used for refining of nickel. When impure nickel is heated in a current of CO 330 to 350 Kelvin, it forms volatile nickel tetracarbonyl complex leaving behind the impurities. The nickel tetracarbonyl thus obtained is then heated. मैं उसे कंडेंस करके वापस ऑब्टेन कर रहा हूँ टू अ हायर टेम्परेचर, एज आई टोल्ड यू 450 470, एंड व्हेन इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन टू गिव यू प्योर निकल. नाउ the next process is Van Arkel method, which is very similar to vapor phase refining. It is used for titanium and zirconium. ये generally use करते हैं हम लोग titanium और zirconium के लिए. Initially that titanium reacts with iodine to give you a complex, to give you a compound. Titanium plus iodine will give you titanium iodide, and this titanium iodide is further heated to give titanium plus iodine. Initially जो titanium है मेरे पास वो impure form में है, और जो अभी मिल रहा है वो pure, वही similar pattern एकदम. This method is very useful for preparing ultra pure metals by removing all the oxygen and nitrogen present in the form of impurity in certain metals.
सच एज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि टू रिमूव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी इन सर्टन मेटल्स सच एज जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, और ये क्वेश्चन आया भी है कई बार एंट्रेंस में, which are used in space technology. In this method, crude zirconium is heated in an evacuated vessel with iodine around 870 Kelvin. The covalent volatile zirconium tetraiodide is obtained. ये टाइटेनियम के साथ है, सेम मेथड जिरकोनियम के साथ भी होगा. जिरकोनियम प्लस I2 gives ZrI4 zirconium tetraiodide, which on further heating will give you zirconium pure form. It is then decomposed by heating over a tungsten filament at 2075, मतलब almost 4 times के आसपास का टेम्परेचर है. अगर यहाँ पे इनिशियली x है तो यहाँ पे 4x टाइम के आसपास का टेम्परेचर यूज कर रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करने के लिए. क्लियर? तो जिरकोनियम एंड टाइटेनियम का जो प्रोसेस है वो वैन आर्कल मेथड के नाम से पॉपुलर है, और जो निकल का प्रोसेस है वो मॉन्ड प्रोसेस के नाम से पॉपुलर है. ना नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी. दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. अगर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में सबसे कोई लेटेस्ट टेक्निक है बराबर तो ये क्रोमेटोग्राफी है. मोस्ट मॉडर्न एंड वर्सटाइल टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. Chromatography is the most modern and versatile method for separation, purification and testing the purity of elements in their compounds. The method is based upon the principle that is different component of a mixture are adsorbed to different extent on an adsorbent. बराबर, ये मान लीजिए ये आपका है adsorbent, बराबर, जिसके सरफेस पे आके ये लोग जमा हो रहे हैं वो है adsorbent. जो आ रहा है, जो आके सरफेस पे बैठ रहा है, जो आके सरफेस पे बैठ रहा है उसे बोलते हैं एड्जॉर्बेट. आके बैठ, एड्जॉर्बेट. जिसके सरफेस पे ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसके सरफेस, उसको नाम देते हैं एड्जॉर्बेंट. तो क्रोमेटोग्राफी इज इसेंशियली फिजिकल टेक्निक. इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases. द स्टेशनरी फेज, ये जो आपका एड्जॉर्बेंट है ना, ये आपका स्टेशनरी फेज है बराबर, और जो आपका एड्जॉर्बेट है जो आके बैठ रहा है, जो मूव हो रहा है, वो आपका मूविंग फेज है बराबर. ना the stationary phase and the mobile phase, also called as moving phase. The stationary phase can be either a solid such as alumina or silica gel. आप उसे यूज कर सकते हैं, आप इसे एल्यूमिना मान लें या फिर सिलिका जेल मान लो. और टाइटली बाउंड लिक्विड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट, जैसे पेपर वगैरह पे किसी लिक्विड को टाइटली बाउंड किया जाए, जो स्पेशली पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है. The mobile phase on the other hand can be liquid gas or a supercritical fluid such as CO2. Depending upon the physical state of the stationary phase and the moving phase, there are various types of chromatography. बराबर, chromatography can be of several types such as column chromatography, partition chromatography, gas chromatography. आपसे कोई पूछे what is chromatography तो आपको सिर्फ सिंपल सा यही बात बोलना है कि ये एक टेक्निक है जो यूज़ किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड्स. Column chromatography is one of the simplest chromatography technique and is widely used. बराबर, ये पूरा पार्ट दिया गया जिसमें क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, मान लो ये कंटेनर है बराबर. इस कंटेनर के अंदर ये जो फेज़ है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्टेशनरी फेज़ है बराबर. ये पूरा स्टेशनरी फेज़ है. ये आपके पास वो एड्जॉर्बेंट है जो वहाँ से पास किया जा रहा है. ये सॉलिड फॉर्म एड्जॉर्बेंट है और ये लिक्विड फॉर्म जो है वो एड्जॉर्बेंट है जो वहाँ से पास किया जा रहा है. अब एड्जॉर्बेंट के पास क्या एबिलिटी है कि इट गेट एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बराबर. तो नाउ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट बराबर. ये मिक्सचर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का बराबर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट एबिलिटी. दे हैव डिफरेंट एबिलिटी टू एड्जॉर्ब. उनका रेट जो होता है एड्जॉर्प्शन का वो अलग होता है, उनका एड्जॉर्प्शन का जो टेंडेंसी है वो अलग होता है बराबर. मतलब आप ऐसा समझो कि कोई ऐसा है जिसको पार्टी में जाना नहीं पसंद है बराबर, बट किसी ऐसे ने बुलाया है कि जो बहुत उसके लिए स्पेशल है और उसे जाना पड़ेगा. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, पार्टी में तो जाएगा बट वो काफ़ी लेट जाएगा और काफ़ी जल्दी निकलने का ट्राई करेगा बराबर. सपोज पार्टी टाइमिंग है 7 to 10, तो पहुँचेगा अराउंड 8:30 और उसे निकलना होगा 9 o'clock के आसपास. उसका प्रेजेंस हो गया कि हाँ मैं आया. इस तरीके से
तो देर आर सम सब्सटेंसेस बराबर, जैसे मान लो देर आर 3 सब्सटेंस ए बी सी बराबर, ए बी सी में ए जो है वो सबसे लेट एड्जॉर्ब हो रहा है बराबर, तो जो सबसे पहले एड्जॉर्ब होगा ना वो इस जो यहाँ पे कहीं एड्जॉर्ब हो गया, मान लो सी यहाँ कहीं एड्जॉर्ब हो गया, क्योंकि उसका एड्जॉर्प्शन बहुत फास्ट था, उसके एड्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो इजीली एड्जॉर्ब हो गया। बी यहाँ कहीं पे एड्जॉर्ब हो रहा है और ए यहाँ कहीं पे इस सेक्शन में एड्जॉर्ब हो रहा है बराबर। ये क्या था, ये उनके एड्जॉर्प्शन का पॉइंट है। मतलब जब ये डिजॉल्व होना चालू होंगे, जब मैं इन लिक्विड्स को कलेक्ट करूंगा तो सबसे पहले मुझे कौन सा मिलेगा, ए। तो इसका मतलब जो सबसे लास्ट में एड्जॉर्ब हुआ वो सबसे पहले डिजॉल्व हुआ। पहला वर्ड मैंने बोला एड्जॉर्ब और दूसरा वर्ड मैंने बोला डिजॉल्व। जो सबसे लास्ट में एड्जॉर्ब हुआ वो सबसे पहले डिजॉल्व हुआ। तो ये 3 सब्सटेंसेस उनके एड्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे बराबर। तो एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। ऐसे तो कई सारे टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, हायर स्टडीज़ में आपको देखने को भी मिलेंगे बराबर, और आज के टाइम का सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है स्पेशली फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस is called as parting process. This parting process is used for gold. ये जनरली हम ना गोल्ड के लिए यूज करते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड इट कंटेन्स सिल्वर एज अ इम्प्योरिटी। ठीक, सिल्वर इम्प्योरिटी है नहीं ऐसा नहीं बोला जाता, जो भी कम क्वांटिटी में होता है ना उसी हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचने कि किसे इम्प्योरिटी बोलना है किसे नहीं बोलना, जो कम क्वांटिटी में वो इम्प्योरिटी के काम कर रहा है। तो पार्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि इस गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में ना हम लोग क्लोरीन गैस पास कर देते हैं। दैट क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ सिल्वर टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड बराबर, और ये सिल्वर क्लोराइड एक लेयर की तरह जमा हो जाता है गोल्ड के ऊपर बराबर। तो अंदर जो भी गोल्ड के अंदर जो भी सिल्वर होगा ना, दैट सिल्वर कंबाइंस विथ क्लोरीन टू गिव यू सिल्वर क्लोराइड एंड इट फॉर्म्स अ लेयर ओवर गोल्ड बराबर। तो हियर इनिशियली क्या होगा, मेटल मेल्ट हो गया है बराबर, और आपने क्लोरीन गैस पास किया। मेल्ट होने के बाद ही, पहले कुछ नहीं, मेल्ट होने के बाद ही क्लोरीन गैस आपने पास किया। दैट क्लोरीन कंबाइंस विथ सिल्वर टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। तो पार्टिंग प्रोसेस का पहला पार्ट मैंने बताया बाय यूजिंग क्लोरीन गैस। सेकेंड, इट इज ऑल्सो डन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। गोल्ड एंड प्लैटिनम ऐसे बेसिकली मेटल्स है ना जो डायरेक्टली HNO3 H2SO4 से रिएक्ट नहीं करते। हाँ, एक्वा रेजिया है वो उनके साथ रिएक्ट कर सकता है, बट यहाँ पे मैं एक्वा रेजिया का बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर उसके अंदर सिल्वर कॉपर ऐसा कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है बराबर, और गोल्ड अंदर प्रेजेंट है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में ये कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और गोल्ड विल रिमेन एज इट इज बराबर। तो इससे नाम देते हैं हम लोग पार्टिंग प्रोसेस। H2SO4 के अगर मैं HNO3 ले रहा हूँ तो कॉपर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट बनेगा। मान लो अगर मैं H2SO4 ले रहा हूँ तो आई विल गेट कॉपर सल्फेट सिल्वर सल्फेट लाइक दैट Ag2SO4 बराबर। तो यहाँ से मैं गोल्ड इजीली क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम पार्टिंग प्रोसेस एक और प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं पार्क्स प्रोसेस बराबर। दिस पार्क्स प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस। This Parkes process is also popular by the name of desilverization process. In this process, 1% molten form of zinc is added. बराबर 1% molten form of in molten metal 1% zinc is added. बराबर silver has 300 times more solubility in zinc compared to lead. बराबर वो सिल्वर जो है उसका solubility जिंक के अंदर ज़्यादा है एज कंपेयर टू लेड। दैट सिल्वर इट कंबाइंस विद जिंक एंड फॉर्म सिल्वर और जिंक का एलॉय बराबर। एंड वाइल कूलिंग दिस एलॉय कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सरफेस बराबर, क्योंकि ये जो है कूलिंग के टाइम पे ना ये एलॉय सरफेस पे जाके सॉलिडिफाई हो जाएगा बराबर। तो आपने क्या किया, आपने लेड को सिल्वर से रिमूव कर दिया। तो ये प्रोसेस बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ये प्रोसेस यूज होता है टू रिमूव सिल्वर फ्रॉम लेड।
बराबर। इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल इस बात पे बेस्ड है कि सिल्वर का सॉल्युबिलिटी जिंक में ज़्यादा है एज कंपेयर, सिल्वर इज मोर सॉल्युबल इन जिंक, सिल्वर इज 300 टाइम मोर soluble in zinc as compared to lead. Silver is 300 टाइम मोर soluble in zinc as compared to lead. सिल्वर जो है वो 300 टाइम ज़्यादा soluble है जिंक के अंदर लेड के कंपेयर में, इसलिए सिल्वर जैसे ही वहाँ पे जिंक मिलेगा ना, सिल्वर कंबाइन हो जाएगा Zn के साथ और उसका एलॉय बना लेगा, और ये एलॉय मिलेगा आपको सरफेस पे, उसे हटा देंगे, अपने को वापस लेड कंप्लीटली मिल जाएगा। तो दिस आर द सर्टन प्रोसेसेस, सर्टन मेथड्स यूज फॉर द रिफाइनिंग पर्पस। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ स्पेशल मेटल्स के लिए सारे प्रोसेसेस एक साथ में देखेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या यूज़ करना है, रोस्टिंग करना है या नहीं करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट रिफाइनिंग में कौन से प्रोसेस यूज़ करने, रिडक्शन के लिए क्या यूज़ करना है, इन सब बातों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने वाले हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स। कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, जिंक ब्लेंड। Extraction of zinc from zinc blend, that is ZnS. Now you know very well about the atomic number, oxidation state and electronic configuration of zinc. Occurrence में ना, zinc is a very reactive metal, it always occur in the combined state, and the important minerals of zinc are ZnS, that is zinc blend, जो काफ़ी अच्छा ore है, मतलब which give you very good percentage of metal, around 2 to 3% of metal. Now generally ore contain around 2 to 3% metal. See, whenever we say कि ore it give you highly profitable amount of metal, it doesn't mean it will give you 20, 30, 40% like that. बराबर, वो आपको सिर्फ 2 to 3% metal देगा. And if it give around 0.5 to 1% metal ना, such kind of ores are called as low grade ore. These are the high grade ore जो in general हम बोलते हैं, that is high grade ore. And 0.5 to 1% अगर आपको मेटल मिल रहा है फ्रॉम ओर, तो दैट इज योर लो ग्रेड ओर। एंड इफ इट गिव यू मेटल लेस देन 0.5%, देन दे आर कॉल्ड ओनली मिनरल्स, दे आर नॉट कॉल्ड ओर्स। ठीक है, सो नाउ दिस आर द सर्टन मिनरल्स, जिंक ब्लेंड, ZnS, कैलामाइन, जिंकसाइट एंड बेलेमाइट। दिस इज Zn2SiO4, Zn2SiO4 like this, Zn2SiO4. Zinc silicate, it is popular by the name of zinc silicate. Now these are the some theory part, zinc कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता है, इंडिया में भी है, बाहर की कंट्रीज में भी जिंक मिलता है। ठीक है, it occur in the earth crust up to the extent of 132 ppm by mass. What do you mean by 132 ppm by mass? It means 132 parts per million by mass. mass के अकॉर्डिंग, मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो it is 132 parts per million. Where it is found, actually the most abundant ore is ZnS. Zinc blend is found in Mexico, USA, Australia, even India में भी है अपने। ठीक है, in India ZnS is found at Zawar mines in Udaipur, Rajasthan. ठीक है, and it also occur in Kashmir. No need to remember, no need to by heart all this. Now the carbon reduction process, why it is called carbon reduction process? Because in case of zinc, that Zn oxide is reduced with the help of carbon. In this process, carbon is used as a reducing agent. Now question arises, why not carbon monoxide? Because you know very well, carbon and carbon monoxide both can be used as a reducing agent ना students. तो क्यों कार्बन ही क्यों, कार्बन मोनोक्साइड क्यों नहीं? इट दैट सेलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस, कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर और कॉस्ट का फैक्टर है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम आपको क्लियर आइडिया देगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा है। अपने पास लिस्ट है रिड्यूसिंग एजेंट का, कार्बन, carbon monoxide, even metals can be used as a reducing agent like sodium metal, magnesium metal, that Crolls process if you remember. Apart from that, aluminium is also used as a reducing agent. तो hydrogen is used as a reducing agent. तो actually कौन सा यूज करना है वो मुझे सजेस्ट करेगा एलिंगम डायग्राम। ठीक है,
तो आपको वेट करना होगा एलिंगम डायग्राम तक कि वाई ओनली कार्बन, वाई नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो here in this process carbon is used as a reducing agent, therefore the process is called carbon reduction process, carbon reduction process, and it involves total 4 steps: concentration, roasting, reduction, and the final one is purification. वही 4 process जो already आपको पता है, and if you want you can add pulverization also. So initially that ZNS, zinc blend, ZNS, it undergoes pulverization process, that is crushing and grinding of the ore. That crushing or grinding of ore results in pulverized ore, and now that pulverized ore undergoes concentration. That pulverized ore undergoes concentration. बोलो कौन सा concentration use करेंगे आप, suggest करो. Yes, definitely being a sulfide ore. Being sulfide ore, froth flotation method is used for the concentration purpose. बराबर. अब सिंपल यहाँ पे देखते जाओ. इनिशियली क्या हुआ, आपने क्या किया, ZNS को पल्वराइज किया, ठीक है. नाउ दैट पल्वराइज्ड ओर अंडरगोज concentration froth flotation method. Okay. Now that zinc sulfide undergoes roasting to obtain oxide, because oxide का reduction is easier as compared to sulfide. सल्फाइड के कंपैरिजन में ऑक्साइड को आप इजीली रिड्यूस कर सकते हो. सो नाउ ZNS विल अंडरगो रोस्टिंग प्रोसेस टू ऑब्टेन जिंक ऑक्साइड, एंड दैट जिंक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, फिर कार्बन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन जिंक. और फाइनली जो आपको जिंक मिलेगा उसका आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेंगे, ठीक है. तो आपको मिलेगा प्योर फॉर्म ऑफ जिंक विच इज 99%, अप्रॉक्स 99% इज प्योर, ठीक है. तो ये इन जनरल प्रोसेसेस हैं. अगर आपको थोड़ा भी आपको आइडिया है कि कौन से प्रोसेस कहाँ पे यूज करना है तो आप इजीली जो है पूरा का पूरा स्टेप्स लिख सकते हैं. सो लेट्स सी इन डिटेल दैट ZNS इज फर्स्ट फ्री फ्रॉम सुपरफिशियल रॉकी मटेरियल and other minerals and then crushed to fine particles. The ore is concentrated by different processes like gravity separation, froth flotation processes and electromagnetic separation. जनरली हम 2-3 प्रोसेसेस यूज कर लेते हैं बिकॉज आई डोंट नो ना कि अंदर मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होगा या नहीं होगा, बाहर से देख के कैसा मालूम पड़ेगा, बराबर. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओर्स आर हैवियर एंड इम्प्योरिटीज आर लाइटर इन नेचर, तो वी गो फॉर ग्रेविटी सेपरेशन. बट श्योर कौन सा बोलेंगे आप, फ्रोथ फ्लोटेशन कंपल्सरी यूज करना ही करना है. नाउ concentration by gravity separation you know, concentration by electromagnetic separation you know very well. Froth flotation में you know very well कि we have to add oil and all in tank to form froth and that froth combines with ZNS और उसे लेके बाहर आएगा and then later on it is skimmed off in another container जो sunlight के presence में अगर मैं रखूँगा तो it will give you dry form of ZNS. Now concentrated zinc sulfide ore is then roasted in reverberatory furnace in the presence of excess of air around 1200 Kelvin, where ZNS metal sulfide reacts with oxygen to give metal oxide along with sulfur dioxide gas. In roasting process, care is taken to complete the roasting at 1200 Kelvin in order to decompose any ZnSO4 that may be formed. Sometime what happen, these sulfide get converted into sulfate. तो मैं क्या करूँगा, उसे काफ़ी elevated temperature पे heat करूँगा. That high temperature, that elevated temperature will decompose ZnSO4 also अगर वो reaction में form हुआ है तो. Now the process is economical and continuous. In this process of vertical retort, ये आपका वर्टिकल रेटॉर्ट जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्टिकल रेटॉर्ट है. यहाँ से हम चार्ज पास करते हैं. हियर चार्ज इट मीन्स ओर. दैट चार्ज जो है हमारे पास उसमें मैं सर्टन अमाउंट ऑफ कोक भी यूज़ कर रहा हूँ, बराबर. एंड लाइम इज़ ऑल्सो यूज्ड, कोक एंड लाइम, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड. तो वहाँ से मैं ये इसके पैकेट्स बना लेता हूँ. दोज पैकेट्स एक्चुअली आर कॉल्ड ब्रिक्वेट्स. तो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स आर पास्ड ऊपर से, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऑटोमेटिक डिस्चार्ज रोल मैकेनिज्म है. जो भी ऐश वगैरह होगा ना, वो यहाँ से रेसिड्यू जो होगा वो इजीली ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा. जैसे ही ऐश वहाँ पे कलेक्ट होगा तुरंत वो मैकेनिज्म पॉइंट ओपन होगा और यहाँ से मुझे रेसिड्यू मिल जाएगा. वेस्ट गैसेस यहाँ से सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है. और जो भी जिंक मिलेगा मुझे वो यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे. इस जिंक को हम लोग
स्पेल्टर के नाम से बुलाते हैं, स्पेल्टर के नाम से बुलाते हैं, बराबर। एंड दिस स्पेल्टर फॉर्म ऑफ जिंक लेटर ऑन इट अंडरगोज रिफाइनिंग प्रोसेस। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होता है, बराबर। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल रेटॉर्ट प्रोसेस। ये पूरा का पूरा वर्टिकल रेटॉर्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नाउ चेक दिस, दिस प्रोसेस इज इकोनॉमिकल एंड कंटिन्यूअस। इन दिस प्रोसेस अ वर्टिकल रेटॉर्ट rectangular in shape is used. The retort is made up of refractory silicon carbide. All furnaces retort are made up of refractory materials, बराबर, which withstand high temperature, which can withstand high temperature, which can resist high temperatures. The powdered ZNO, that ore form, concentrated ore ZNO and coke are mixed and made into small briquettes, packets. These briquettes are then fed into vertical retort and it is placed in heating jacket. उसे हीट करना चालू करेंगे, कार्बन जिंक, जब जिंक ऑक्साइड मेल्ट होना चालू होगा तो वो कार्बन से रिएक्ट हो जाएगा एंड विल अंडरगो रिडक्शन टू प्रोड्यूस जिंक। अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल हीट करने के लिए इन द जैकेट एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1673 Kelvin. At this temperature ZNO is reduced to zinc by carbon. This is one of the most important line कि that ZNO is reduced to zinc by carbon. जो भी मेरे पास जिंक ऑक्साइड है ना, बराबर, वो रिड्यूस हो जाएगा कार्बन की हेल्प से। जिंक ऑक्साइड के लिए कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस वे जिंक इज फॉर्म विच रीचेज द टॉप ऑफ रेटॉर्ट, वेपराइजेज एंड इट इज कंडेंस इन द कंडेंसर। हाई टेम्परेचर पे जिंक वहाँ पे क्या होगा, वेपराइज होगा, फिर उसे कंडेंस कर लेंगे कंडेंसर में to obtain molten zinc, बराबर, and on cooling it solidifies into zinc spelter, that is crude zinc or which is called impure zinc, and now this zinc is further undergoes refining process. ये आपको crude form मिल चुका है, अब ये refining के लिए जाएगा। Spelter can be taken out from the condenser. Waste residue is continuously removed from the bottom with the help of automatic discharge mechanism. Fresh charge may be added from the top of the retort. This process of reduction gives spelter, which is 98% pure form of zinc, and still this form of zinc contain some impurities which can be purified, which can be refined by electrolysis method, and it yield around 99% pure zinc. To remove impurity, the spelter is dissolved in dilute sulfuric acid. उसको dilute sulfuric acid के साथ mix कर लेते हैं, बराबर, and the solution of ZnSO4 should contain about 3% free H2SO4 to maintain electrical conductivity. Electrolyte electrical conductivity को increase करने के लिए थोड़ा बहुत वहाँ पे हम H2SO4 भी add करते हैं free form. The solution is later on filtered and electrolyzed using aluminium cathode and lead as anode. ये आपका lead part होगा जो anode की तरह काम करेगा, ये आपका एल्यूमिनियम होगा जो एज अ कैथोड काम करेगा, और यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन में है ZnSO4। यहाँ पे जो Zn+2 है ये लेड Pb से Pb+2 बन के अंदर सॉल्यूशन में आएगा, और Pb+2 Zn+2 में Zn+2 का रिडक्शन ईजिली होगा, तो ये Zn+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक, और एल्यूमिनियम के ऊपर धीरे धीरे स्लोली ये जिंक का कोटिंग होने लगेगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस, बराबर। तो दैट जिंक इज ऑब्टेन एट कैथोड, तो जिंक इज डिपोजिटेड ऑन द एल्यूमिनियम कैथोड। नाउ next one is extraction of Fe from hematite. हेमाटाइट बोलते हैं हम लोग इसे। You know very well about its atomic number and the oxidation state. These are the in general oxidation state of Fe. It is a transition element and you can say this is most abundant transition element. फोर्थ अबंडेंट एलिमेंट पूरे लिस्ट में और ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में ये फर्स्ट होता है, बराबर। The extraction of iron has been known to Indians since very long time. The famous iron pillar near Delhi is about 1300 years old. These are the certain ores. The popular one is Fe2O3. Limonite is Fe2O3 containing water molecule. Magnetite Fe3O4. Siderite FeCO3. Iron pyrite is FeS2. बराबर, तो ये नाम और फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। There are different forms of Fe, cast Fe, pig Fe and wrought Fe.
दैट पिग Fe इज अराउंड योर, यहाँ पे जनरली ऐसा लिखा हुआ है कि पिग Fe और जो कास्ट Fe दोनों एक जैसे होते हैं, बट देर इज सर्टन डिफरेंस. पिग Fe जो है ना, दैट पिग Fe इट कंटेन अराउंड 4% ऑफ कार्बन, whereas cast Fe it contain around 3% carbon, whereas rot Fe it contain around 2% or less than 2% carbon. That percentage of carbon is directly proportional to their brittleness. That percentage of carbon is directly proportional to their brittleness. अगर आप पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ Fe कौन सा है, तो दैट रॉट Fe इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ Fe, whereas pig Fe is one of the impure form of Fe, बराबर. एंड स्टील जो है वो भी इसी के Fe से ही बनाया जाता है, बराबर. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टील्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस extraction of Fe. when iron is obtained by the reduction of hematite, Fe2O3 के रिडक्शन से मिलता है with coke and limestone, that is CaCO3 and carbon. तो इनिशियली जो Fe2O3 है, सिलिका, एल्यूमिनिया, ऐसे फॉस्फेट उसके अंदर एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं. जो जनरली प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे, इनिशियली इट विल अंडरगो लम्प्स होंगे, पल्वराइजेशन होगा, पल्वराइजेशन के बाद इट विल अंडरगो कॉन्सेंट्रेशन. ग्रेविटी सेपरेशन मैथड बहुत कॉमन है इसमें. इवन यू कैन यूज मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड ऑल्सो. फ्लोटेशन का जरूरत नहीं है, लीचिंग का जरूरत नहीं है, बराबर. एंड देन रोस्टिंग का भी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इट इज इन ऑक्साइड फॉर्म. देन इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, बराबर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हियर, दैट स्मेल्टिंग और दैट रिडक्शन इज डन बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली, बराबर. और उसी प्रोसेस को करने के लिए जो स्मेल्टर यूज करते हैं उस स्मेल्टर का नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस. इट इज कॉल्ड ब्लास्ट फर्नेस, बराबर. काफ़ी हाई टेम्परेचर जो जनरेट कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe. एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हेमेटाइट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. concentration, the powdered hematite is concentrated by washing in a current of water. The lighter particles are carried away, leaving behind the heaviest ore. Definitely impurities remove हो जाएंगी Fe2O3 में. Roasting, the concentrated ore is heated in a current of air. Sulfur and arsenic are converted into their oxides, बराबर. रोस्टिंग यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के साथ हीट करके, बिकॉज हेमेटाइट तो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में, जो अंदर वोलाटाइल इम्प्योरिटीज नॉन मेटल जो प्रेजेंट है वो वोलाटाइल ऑक्साइड बना के इजीली रिमूव हो जाए. लाइक सल्फर, आर्सेनिक, दे इजीली गेट्स कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स. एंड इफ एनी फेरस ऑक्साइड इज प्रेजेंट ना, तो इट ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 फॉर्म में, बराबर. Now reduction, the most important process, or smelting, where actually Fe2O3 is melted, जहाँ पे actually process start होता है Fe2O3 का, बराबर. Now in this process initially the charge जो और हम पास करते हैं, बराबर. और यहाँ पे जो हम ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं ना, ये वो ब्लास्ट फर्नेस है, यहाँ से चार्ज पास करते हैं, बराबर. कप एंड कोन मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होता है, बराबर. ये नीचे जाएगा तो ये कोन ओपन हो चुका है, चार्ज अंदर ऐड कर सकते हैं. आप इसको ऊपर ले लेंगे तो ये अरेंजमेंट वापस बंद हो जाएगी. तो यहाँ से आयरन दैट इज Fe2O3 अलॉन्ग विथ कोक एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड. नॉट कोर, इट्स कोक, कार्बन, बराबर, कोल फॉर्म जो है. तो Fe2O3 अलॉन्ग विथ कोक एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड, जो यहाँ पे हम अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है. ये पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है. इसे हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बराबर. 3 पार्ट, एक पार्ट को हेड बोलते हैं, एक पार्ट को बॉडी बोलते हैं और एक पार्ट को स्टॉक बोलते हैं. हेड, बॉडी, स्टॉक, ऐसे 3 पार्ट में पूरे ब्लास्ट फर्नेस को डिवाइड करते हैं. अराउंड 20 to 25 मीटर का हाइट है और जो विड्थ है इट इज अराउंड 10 to 15 मीटर. और डेफिनेटली ये यहाँ पे क्या होंगे, ये सब रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज किए जाते हैं ताकि ये टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके. ऐसा ना हो कि हाई टेम्परेचर पे ब्लास्ट फर्नेस ही ब्लास्ट हो गया, बराबर. ताकि ये टेम्परेचर को क्या करें, यहाँ पे हम लोग रेजिस्ट कर सकते हैं. लेट्स सी, मतलब ब्लास्ट फर्नेस जो है टेम्परेचर को रेजिस्ट करे. द चार्ज कंसिस्ट ऑफ रोस्टेड ओर, कोक एंड लाइमस्टोन इन द अप्रॉक्सीमेट रेशियो 12:5:3. कोक बर्न्स टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड,
बराबर, वहां पे हम क्या करते हैं, हॉट एयर ऑक्सीजन गैस पास करते हैं, दैट ऑक्सीजन गैस व्हेन इट कम्स इन अ कांटेक्ट ऑफ कार्बन, when it comes in a contact of carbon that produces carbon monoxide gas, बराबर, that produces carbon monoxide gas. In some cases that carbon dioxide gas is also formed, बराबर. एक्चुअली इनिशियली कैसे होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, बट कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन वापस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फाइनली प्रोड्यूस कर देता है. बट इन सम केसेस कुछ अमाउंट जो है वो कार्बन का भी रह जाता है. ठीक है, तो हियर इन दिस प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. द रिडक्शन इज कैरिड आउट इन अ ब्लास्ट फर्नेस, जो आपको मैंने डायग्राम में अभी बताया. द ब्लास्ट फर्नेस इज अ टॉल सिलेंड्रिकल स्टील टावर लाइन विथ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स. देयर आर 3 पार्ट्स इन द फर्नेस, हर्थ जिसे हेड पार्ट बोल रहे बड़ा वाला, बॉस एंड स्टॉक. A typical blast furnace is about 25 meter in height and 5 to 10 meter in the width. The blast furnace works on the counter current principle that the charge comes down and the hot gases passes up the tower. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ध्यान से तो प्रोसेस ऐसे हो रहा है कि यहाँ से मैंने आपको बोला कि ये क्या पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, बराबर. और ये 2 एयर्स होते हैं, 2 एयर्स के थ्रू क्या पास होता है, ऑक्सीजन गैस, बराबर. अब ये नीचे जब कार्बन आएगा ना तो इमीडिएट दैट कार्बन रिएक्ट विद दैट हॉट एयर ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड. अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, बराबर. आपको ऊपर से क्या मिल रहा है, ओर मिल रहा है, और ये गैसेस कहाँ पे जा रही है, धीरे धीरे ये ऑक्सीजन गैस निकल के कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है. तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे प्रोसेस ये होता है कि दैट Fe2O3 जो अंदर Fe2O3 प्रेजेंट है, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो बता दे रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे रिड्यूस कर रहा है. कार्बन यहाँ से आया, बराबर, कार्बन कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में. क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन गैसेस मिल रही है उसे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड. मतलब सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर कहीं पे जनरेट होगा तो यहाँ पे जनरेट होगा, क्योंकि फ्यूल मेन यहाँ पे बन रहा है. धीरे 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 गैसेस गोज अप, जितना अप जाएगा उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा उसका. तो ये वो एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है पूरे ब्लास्ट फर्नेस में. ये वो एरिया होगा जहाँ पे टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज जोन ऑफ कंबशन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होगा कंबशन रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन. ठीक है, कंबशन का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. आगे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ना, it act as a reducing agent. It reduces Fe2O3 into Fe3O4 with liberation of carbon dioxide gas. Fe3O4 further react with carbon monoxide gas to give you FeO along with carbon dioxide gas. This FeO further react with carbon monoxide gas to give you Fe along with carbon dioxide gas. बराबर, ये पूरा प्रोसेस ये होगा. इसे मैं बोलूँगा कौन सा रिएक्शन, इसे मैं बोलूँगा रिडक्शन रिएक्शन, इसे मैं बोलूँगा कंबशन रिएक्शन, बराबर. नाउ इन दिस सिलिका इज प्रेजेंट एज अ, अगर आप Fe की बात करेंगे ना, हेमाटाइट में सिलिका इज प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी. तो अंदर ही एक ये भी रिएक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन. स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन वेयर सिलिका SiO2 इट रिएक्ट्स विथ CaCO3. CaCO3 इतने हाई टेम्परेचर में ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज एक्ट्स एज अ फ्लक्स. सिलिका आपका वहाँ पे इम्प्योरिटी है, कैल्शियम ऑक्साइड इज योर बेसिक फ्लक्स एंड सिलिका इज योर एसिडिक इम्प्योरिटी. इमीडिएट इट कंबाइंस टू गिव यू CaSiO3 दैट इज कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट. CaSiO3 वो प्रोड्यूस करेगा. तो ये मेनली 3 रिएक्शन हो रहे हैं, कंबशन, रिडक्शन, स्लैग फॉर्मेशन. यहाँ पे कंबशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे. आपको एक एक करके मैं सारे रिएक्शन के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है, कि कौन से रिएक्शन कहाँ पे हो रहे हैं. इन दिस वे Fe2O3 इज रिड्यूस टू Fe. नाउ द टेम्परेचर इन द फर्नेस ग्रेजुअली इंक्रीजेस डाउनवर्ड, बराबर, नीचे की तरफ वो बढ़ता जाता है. एज आई टोल्ड यू कि कंबशन नीचे हो रहा है,
मेन वहाँ पे गैसेस जनरेट हो रही हैं, धीरे धीरे जब गैसेस ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, बराबर, और के कांटेक्ट में आ रही है, तो वहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है. फ्रॉम अबाउट 500 Kelvin एट द टॉप एंड अबाउट 2000 Kelvin immediately above the level of 2 airs. Three main chemical reaction takes place at different zone in the blast furnace. Combustion of coke with oxygen in the air, zone of combustion, reduction of Fe2O3 to Fe, and formation of slag by the reaction between limestone and gangue. Your gangue is silica. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोन ऑफ कंबशन जो सबसे नीचे होता है, बराबर, सबसे पहले वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, वेर अराउंड 5 to 10 मीटर हाइट फ्रॉम द बॉटम. द हॉट एयर ब्लोन थ्रू द टू एयर्स रिएक्ट विथ कोक टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर. हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं होता. एक्चुअली रिएक्शन के लिए इनिशियली कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज काफ़ी सारे अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विथ कार्बन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड. The reaction is highly exothermic. As a result, temperature in the zone of combustion is around 2000 Kelvin. As a part of carbon monoxide dissociate to give finally divided carbon also. As I told you कि कुछ certain amount carbon भी present होता है. In the blast furnace, the hot gases reach in CO, rises up the furnace and heats the charge coming down and also react with the charge. Thus, carbon monoxide act as both fuel as well as reducing agent. ये टेम्परेचर है और ये प्रोसेस है. ये रहा आपका जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज जोन ऑफ कंबशन, बराबर. यहाँ पे होता है आपका जोन ऑफ फ्यूजन, दैट इज स्लैग फॉर्मेशन, बराबर. ये स्लैग यहाँ पे बनता है और नीचे यहाँ पे आके सेटल होता रहता है. और ये जोन ऑफ रिडक्शन है. जोन ऑफ रिडक्शन यानी क्या? जोन ऑफ रिडक्शन यानी आपका Fe2O3 का कन्वर्जन, Fe2O3 प्लस CO टू गिव यू Fe प्लस CO2. इनिशियली पहले Fe आएगा, यहाँ पे Fe कॉन्टेक्ट में आएगा, कम टेम्परेचर पे Fe रिड्यूस हो जाएगा, नीचे मॉल्टन आयरन आएगा, हाई टेम्परेचर पे फ्यूजन होगा, हाई टेम्परेचर पे, और वो उसकी तरह स्लैग बन जाएगा. ये स्लैग के लिए एक अलग ओपनिंग है, बराबर, जिसके थ्रू स्लैग को आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है इसका. ना यहाँ से जो Fe मिलता है, अगेन दैट इज क्रूड फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म ऑफ Fe, बराबर. Zone of reduction Fe2O3 plus 3CO. Overall steps ऐसे, Fe2O3 initially converted into Fe3O4, then Fe3O4 is converted into FeO, then FeO is converted into Fe, बराबर. And small amount of ferric oxide is also reduced to iron by carbon, but कार्बन के लिए जो required temperature है वो काफ़ी ज़्यादा है compared to carbon monoxide, इसलिए majority जो reduction होता है वो done by carbon monoxide ही होता है. ठीक है. The last one, zone of slag formation. The main constituent of gangue are silica. Silica उसका main component है, बराबर. Main component I mean to say main impurity है, which react with calcium oxide to give CaSiO3. Fusion zone में there is MnO2 and calcium phosphide present in the iron ore, बराबर, जो धीरे धीरे convert हो जाते हैं. Silica is also reduced to silicon. ये जो स्पॉन्जी आयरन बाहर आता है ना, इसको जो एज इट इज़ हम एक बड़े से कंटेनर मोल्ड में जो रखते हैं, वो बोलते हैं कि वो पिग फॉर्म होता है. तो दैट इज़ वाई यहाँ से जो आयरन मिलता है उसको बोला जाता है पिग फॉर्म ऑफ Fe, दैट इज पिग आयरन. द मॉल्टन आयरन कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस, दैट ऑल यू नो वेरी वेल. लाइटर स्लैग फ्लोट्स ऑन द surface. Molten Fe is cooled in molds. The solid block of iron are referred as pig, hence the name is given pig iron, बराबर. काफ़ी सारी गैसेस भी यहाँ से रिलीज होती है, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल. मेन 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आर पिग Fe. दैट पिग Fe फर्दर प्यूरिफाइड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कास्ट Fe, और कास्ट Fe को अगर मैं और प्यूरिफाई करूँगा, बराबर, तो वो कन्वर्ट होगा रॉट Fe में, बराबर. तो इनिशियली क्या होता है, पिग Fe विच कंटेन 4% कार्बन इज हीटेड विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर. जब उसे ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो सर्टन अमाउंट ऑफ कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दैट पिग Fe गेट्स कन्वर्टेड इनटू कास्ट Fe. कास्ट Fe से रॉट Fe बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर को ना ऐसे लाइन करते हैं, बराबर, मतलब उसमें ऐसे लाइनिंग करते हैं. वो लाइनिंग किसका है, वो लाइनिंग है Fe2O3 का. हाँ यस, Fe2O3 का लाइनिंग कर लेते हैं, बराबर. ये अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, ये मैंने अंदर ऐड कर दिया कास्ट Fe, बराबर, जिस 3% कार्बन है.
अब ये कास्ट Fe जब यहाँ पे Fe2O3 प्रेजेंट है ना, तो दैट कार्बन स्टार्ट रिएक्टिंग विथ Fe2O3. दैट कार्बन, यहाँ का जो अंदर कास्ट Fe का कार्बन होगा ना, दैट कार्बन स्टार्ट रिएक्टिंग विथ Fe2O3 टू प्रोड्यूस Fe अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड. बराबर, एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होता है, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड. डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो गैस रिलीज हो रहा है, तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, Fe मिल जाएगा. क्लियर हुआ. और उसका कार्बन का परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. आया बात समझ में? ठीक है ना. दिस आर द डिफरेंट जोन ऑफ टेम्परेचर. बराबर, जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं. इनिशियली ओर लूजेज मॉइस्चर, रिडक्शन ऑफ ओर बाय CO, लाइमस्टोन का डीकम्पोजिशन. सबसे पहले आपको याद रखना है, ऊपर टॉप पे और आपका रिड्यूस हो रहा है, उसके नीचे क्या हो रहा है, स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है, जो बाकी के इम्प्योरिटीज़ है उनको ख़त्म किया जा रहा है. बराबर, और एकदम नीचे कंबशन ऑफ कोक हो रहा है, जहाँ पे जो मेन फ्यूल तैयार हुआ था. कास्ट आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटल, एज आई टोल्ड यू कि दैट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रिटलनेस, and it cannot be welded or tempered. It is used in the manufacture of casted material and certain automobile parts. पिग Fe के लिए तो हम ये भी बोलते हैं कि पिग Fe तो हमारे किसी काम का नहीं होता है. प्यूरिफिकेशन के लिए जनरली यहाँ पे हम लोग यही प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिससे वो इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, उसको प्यूरिफाई कर सकता हूँ. दैट परसेंटेज ऑफ कार्बन उसको धीरे धीरे कम कर सकता हूँ. नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. बॉक्साइट एक बहुत इंपॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम के लिए. ठीक है, इट्स एल्यूमिनियम, इट्स एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपको पता है. ठीक है, एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. मेटल्स के केसेस में एल्यूमिनियम सबसे पहला आता है. दिस आर द सम इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ बॉक्साइट. Al2O3.2H2O, Al2O3.H2O एंड Al2O3. तो यू कैन रिमेंबर इट एज बड़ा भाई, दूसरा भाई, छोटा भाई. बड़ा भाई Al2O3.2H2O है, दूसरा भाई एक H2O है, सबसे छोटा भाई विदाउट H2O है. अपार्ट फ्रॉम दैट एल्यूमिनियम इट इज ऑल्सो क्रायोलाइट भी उसका एक और है, पॉपुलर बाय द cryolite whose formula is Na3AlF6. Aluminium is usually extracted from bauxite. It involves the following steps. कौन से स्टेप्स होंगे, वही पल्वराइज्ड ओर. सबसे पहले तो वो नेग्लेक्ट करो आप. कॉन्सेंट्रेशन होगा, लीचिंग यूज़ करते कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस में. बराबर, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली उसके 2-3 मैथड हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन उसमें से एक ही प्रोसेस लीचिंग होता है, बेयर्स प्रोसेस. बाकी कोई भी प्रोसेस लीचिंग नहीं होता, क्योंकि लीचिंग या न्यू सॉल्यूबल बन रहा है. बराबर, वाटर की फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में. बाकी जो प्रोसेस है वो ड्राई फॉर्म होती है. And once it is done, then further it is reduced by using carbon, or sometime it is reduced by using electrolysis also. So bauxite is first purified by any one of the following 3 process, either Bayer's process, Hall's process or Surplux process. Sometime it would depend भी करता है कि उस bauxite के अंदर कैसे टाइप की impurity है. That Bayer's process is used for variety of bauxite containing iron oxide as the chief impurity. दैट इज रेड बॉक्साइट. बराबर, Fe की इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो उसे मैं रेड बॉक्साइट बोलता हूँ. हॉल्स प्रोसेस इज ऑल्सो यूज फॉर रेड बॉक्साइट, वेर एज द सरप्लक्स प्रोसेस इज यूज फॉर वाइट बॉक्साइट. बराबर, हॉल्स प्रोसेस जिसे मैं ड्राई प्रोसेस भी बोल रहा हूँ. बराबर, इट इज डन बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्पेशली. बराबर, तो इन दिस प्रोसेस बॉक्साइट इज फ्यूज्ड विथ सोडियम कार्बोनेट in the presence of little lime when aluminium dissolve as sodium metal aluminate. The fused mass is extracted with water. जो fused mass है उसे मैं water के साथ extract कर लेता हूँ और filter करता हूँ to remove impurities. And then a stream of carbon dioxide gas is passed when AlOH3 gets precipitated. This is the reaction. बराबर, ऐसे ही हमने एक similar reaction पढ़ा था during leaching process concentration में. वो आपको मैंने बताया था बेयर्स प्रोसेस. ये हॉल्स प्रोसेस है जहाँ पे Na2CO3 यूज होता है. इन बेयर्स प्रोसेस NaOH इज यूज्ड. ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सारे स्टेप्स सब कुछ सेम है. हाँ, बट ये याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये ड्राई फॉर्म है. बराबर, यहाँ पे जो प्रोसेस है उसे लीचिंग नहीं बोलते, लेकिन जो बेयर्स प्रोसेस है उसे लीचिंग के नाम से बुलाते हैं. Al2O3.2H2O react with Na2CO3 to
टू गिव यू सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसके अंदर बाहर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हैं टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दैट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, अगर मैं उसे स्ट्रांगली हीट करूं तो इट विल प्रोड्यूस ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा Al2O3। नाउ दिस Al2O3 aluminum is extracted from alumina by electrolysis of a fused mixture of alumina, जिसमें मैं क्रायोलाइट भी ऐड कर रहा हूँ। क्रायोलाइट क्यों ऐड कर रहा हूँ? टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज कंडक्टिविटी, बराबर, इन एन आयरन टैंक यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पर, दैट इज CF2, not only makes alumina a good conductor of electricity but also lower the fusion temperature to around 1140 Kelvin. The molten electrolyte is covered with layer of powder coke to prevent oxidation and loss of heat due to irradiation. The reaction takes place during electrolysis. क्रायोलाइट आपने यूज़ किया है तो इनिशियली क्रायोलाइट ब्रेक हो जाएगा और वो कन्वर्ट होगा सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड में। एल्यूमिनियम फ्लोराइड का ब्रेकडाउन होकर मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम आयन एंड फ्लोराइड आयन्स। नाउ अभी अंदर Al2O3 इज ऑल्सो देयर, जो मेन है अपने लिए Al2O3। जो क्रायोलाइट प्रेजेंट है ना, वो क्रायोलाइट से मुझे कैथोड पे एल्यूमिनियम मिलेगा, बराबर, एंड एनोड पे मुझे मिलेगा फ्लोरीन। तो यहाँ से 2 फ्लोरीन माइनस 2 फ्लोरीन एटम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दोज 2 फ्लोरीन एटम combines to give fluorine gas. That fluorine gas evolved from anode start reaction with Al2O3। क्योंकि फ्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो इसलिए जहाँ पे बन रहा है उसी जगह में उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो सेम कंटेनर में Al2O3 इज ऑल्सो देयर, दैट Al2O3 स्टार्ट रिएक्टिंग विथ फ्लोरीन टू गिव एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, बराबर। और ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड साइड बाय साइड क्या होता रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट होता रहेगा, जो भी एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनते जा रहा है। एंड दैट कार्बन रिएक्ट, जो अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज विथ कार्बन, जो कार्बन के इलेक्ट्रोड है ना, उससे रिएक्ट होते जाएंगे, मतलब आफ्टर सर्टन इंटरवल वो कार्बन का इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा। द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड reacts with carbon of the anode producing monoxide and dioxide. This way for each, this one is very important, this way for each kilogram of aluminium produced about 0.5 kilogram carbon anode is burned away. Aluminium set free at the cathode is removed periodically in the molten condition from the bottom of the cell. That aluminium is refined by Hoops electrolytic process, that Hoops cell already we have discussed, जिसमें एक कंपार्टमेंट में एक कंटेनर में 3 कंपार्टमेंट बनाए थे हमने, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। दैट फर्स्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, सेकेंड लेयर कंसिस्ट ऑफ क्रायोलाइट, इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, एंड थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम। दैट प्योर एल्यूमिनियम एक्ट्स एज कैथोड एंड द इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम एक्ट्स एज एनोड, बराबर। तो ये एल्यूमिनियम का वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस एल्यूमिनियम आयंस फ्रॉम द मिडल लेयर पास इनटू अपर लेयर एंड डिस्चार्ज एट द कैथोड एज प्योर एल्यूमिनियम मेटल। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन। द टिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टिन ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन फ्रॉम टिन ऑक्साइड, that is SnO2. It is also popular by the name of cassiterite. कैसेटराइट के नाम से ये पॉपुलर है। तो ये टिन ऑक्साइड इनिशियली पल्वराइजेशन, बराबर, एंड देन इट अंडरगोज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड, बिकॉज टिन ऑक्साइड इटसेल्फ इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। Tin oxide itself is non-magnetic in nature, but it contain impurities like you can say it contain impurities like FeWO4 and MnWO4. FeWO4 is called ferrous tungstate, and manganese tungstate. बराबर, ferrous tungstate and manganese tungstate. These are the magnetic impurities present in this. FeWO4, MnWO4, ferrous tungstate, manganese tungstate, ये impurities present होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके अंदर। Now
तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस में ना ये मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कर देंगे फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, बराबर। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आपका SnO2 अलग हो गया, ये अलग हो गया, ऑलरेडी इट इज एन ऑक्साइड फॉर्म, तो आपको इसमें रोस्टिंग करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देन फर्दर SnO2 इट रिएक्ट्स विथ कार्बन smelting process में, and here carbon is used as a reducing agent, students. In this process carbon is used as a reducing agent, and along with that calcium oxide is also added, बराबर। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और खुद यहाँ पे बना देगा टिन। अंदर जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया है ना, वो स्मेल्टिंग प्रोसेस के टाइम पे सिलिका को कंबाइन कर लेगा एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सिलिकेट। दिस कैल्शियम सिलिकेट इज स्लैग। सपोज अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि सिलिका बीइंग एसिडिक और टिन ऑक्साइड जो है ना वो बेसिक इन नेचर है, तो इफ SnO2 रिएक्ट्स विथ सिलिका इट प्रोड्यूसेस SnSiO4, बराबर, एंड दिस SnSiO4 further react with calcium oxide to give you CaSiO3 along with SnO2। तो यहाँ से आपको SnO2 वापस मिल जाएगा। SnO2 इमीडिएट कार्बन के कांटेक्ट में आएगा और वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस टिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर SiO2 SnO2 से रिएक्ट भी कर लेता है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है, जो आपने फ्लक्स ऐड किया है ना, बेसिक फ्लक्स, इमीडिएट दैट बेसिक फ्लक्स कंबाइंड विद द स्लैग टू गिव यू SnO2 बैक। क्लियर। तो ये आज के लेक्चर के लिए टिन तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो विल स्टार्ट विथ कॉपर, मर्क्यूरी एंड लेड, अपार्ट फ्रॉम दैट सोडियम, मैग्नीशियम, उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे एंड साथ साथ में एलिंगम डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।